इतनी सुबह सुबह एक संडे को आप लोग जल्दी जल्दी से उठकर हमारे बीच आए हैं, उसके लिए थैंक यू। टाइम टाइम ही बता दीजिए कितना टाइम जी, टाइम तो मेरी घड़ी अभी ठीक नहीं बता रही है। 7:30 होने वाले। हाँ, 7:30 होने वाले हैं और एक चाय के बाद का ये सेशन है। हम एक चाय पी चुके हैं और बहुत इनफॉर्मल हम ये करने वाले हैं आज। धात का इंट्रोडक्शन हम सब जानते हैं, बहुत समय से हम लोग धात के साथ जुड़े हुए हैं, धात की एक्टिविटीज़ का पार्ट रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी स्टोरीज हैं। लेकिन आज हम लोग स्पेशली जिस चीज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, वो सिर्फ एक वॉक नहीं है। जो हम हरेला वॉक कर रहे हैं वो तो एक पार्ट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है युवा धात को रिवाइव करना। जैसे कि मैंने ग्रुप में मैसेज में भी लिखा था कि जब 2012 में मैं आई थी तो वो भी एक युवा धात के इवेंट के थ्रू आई थी और बहुत सारे साथी उस वक्त जुड़े थे। स्वाति थी, बिमल, रविंद्र, अपूर्व थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे। धीरे धीरे वही सबके वर्क कमिटमेंट्स थे, फैमिली की सिचुएशंस थी कि कभी कोई आता जाता रहा। लेकिन उस कुछ समय तक जब युवा धात एक्टिव रही, बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए स्कूल्स। मैं स्पेशली यहाँ पर ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो यूथ नई टीम जुड़ रही है उनके लिए, कि बहुत सारे हम लोग इवेंट्स करते थे जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, एनवायरनमेंट को। हरेला का हम हमेशा पार्ट रहे हैं और उसके अलावा जो भी धात की एक्टिविटीज़ होती थी उस सब का हम लोग पार्ट रहते थे, जो यूथ टीम थी। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि सबके अपने कमिटमेंट्स थे, अपनी अलग सिचुएशंस थी, तो सब लोग कोई शहर से बाहर चले गए वर्क कमिटमेंट्स के लिए, अदर चीज़ों के लिए। तो धीरे धीरे जो युवा धात थी वो कहीं गुमसी हो गई। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये वापस देखकर कि फिर से एक टीम बन रही है, शेप ले रही है। एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि हमारी ये जो टीम शेप ले रही है आगे और अच्छे से शेप हो, नए लोग इसमें और जुड़ें। जिस तरह से हमें एक टाइम पे मौका मिला था कि आज जो भी हम कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, या हम जिस भी लेवल पर हैं उसमें धात का एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल है। तो वही जो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ में आए, एज अ कॉन्फिडेंस, एज ए ओवरऑल ग्रोथ, बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग, वो और भी बहुत सारे युवाओं की लाइफ में और उनको एक सही और अच्छी डायरेक्शन मिले, ताकि वो भी सोसाइटी में चाहे मिनिमम सही लेकिन एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इस टर्म्स में हम जो करने वाले हैं अभी के लिए, हम लोगों ने अपने लिए जो गोल सेट किया है युवा धात के लिए, वो ये है कि हम पूरे आने वाले एक साल में एटलीस्ट 12 यानी हर महीने एक वॉक हम लोग करने वाले हैं, जो हमारे ट्रीज ऑफ दून चैप्टर के अंदर होगा, जिसमें हम लोग देहरादून शहर में या शहर के आसपास जो भी पुराने बुजुर्ग पेड़ हैं या और भी जो तरह तरह के पेड़ हैं, हम उनको जानेंगे, समझेंगे, उनकी हिस्ट्री समझेंगे, उनका इकोसिस्टम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उन पेड़ों से कनेक्ट बना सकें, ताकि जब हमारे शहर के पेड़ों पर संकट आए, क्योंकि जिस तरह से देहरादून पिछले कुछ सालों में बदला है, हम देख रहे हैं लगातार पेड़ों के कट रहे हैं, कटने की बातें हो रही हैं, और जिस तरह से युवाओं बार बार सड़कों पर आते रहे हैं, तो उसमें हम एज ए यूथ ग्रुप क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो एक अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, एक सेंसिटाइजेशन करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इससे कनेक्ट हो और पेड़ों से उनका एक जुड़ाव हो, सो दैट कि मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर कहीं कोई पेड़ कटे तो मुझे पता हो कि उस पेड़ की क्या हिस्ट्री है, उस पेड़ की क्या कहानी है, और मेरे लिए वो कोई रैंडम पेड़ ना हो कि अच्छा ठीक है वहाँ पर एक पेड़ कट रहा है। नहीं, मुझे पता हो कि वो वाला पेड़ कट रहा है जो मैंने देखा था, जो मैं जानती हूँ कितना पुराना है, जो मैं जानती हूँ कि उसके आसपास की क्या स्टोरीज हैं। तो वो कनेक्ट बनाना ही हमारी कोशिश है। तो इस टर्म्स में आज जो हमारा पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ स्मृति वन से, क्योंकि स्मृति वन एक एग्जाम्पल है हम सब के लिए। जो हम बात करते हैं बार बार, जब हम नंबर्स की बात करते हैं कि बहुत लाखों पेड़ लगते हैं पर बचते नहीं है, सबकी ये शिकायत होती है कि बहुत बड़े नंबर्स तो आते हैं लेकिन सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल है स्मृति वन, कि यहाँ लाखों पेड़ नहीं लगे, कुछ 100 लगे हैं, 1000 लगे हैं, लेकिन वो सबके सब जीवित हैं। और इसी के एग्जाम्पल से और भी कई सारे वन देहरादून में हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो स्मृति वन की क्या स्टोरी रही है, क्या हिस्ट्री रही है, और जो लोग बहुत पहले से आते रहे हैं वो जानते हैं किस तरह की ये ज़मीन थी, पत्थर और बजरी, रेत, क्योंकि नदी का किनारा था, लेकिन उसको कितना ग्रीन यहाँ पर हो गया है। अगर योगेश अब दिखा सकेंगे कैमरे से कि कितनी अच्छी ग्रीनरी अब यहाँ पर हो गई है, और वो एक जो पूरी मेहनत हुई है इसके पीछे, जो टीम रही है, उसकी सारी जो कहानी है वो आज हम जानेंगे। हमारे साथ तन्मय ममगाई जी हैं, धात के सचिव, वो हमें इसकी पूरी कहानी बताएंगे
और वो स्टोरी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जो भी साथी यहाँ पर आए हैं उन सबका स्वागत। और आने वाले एक साल में जैसा कि आप लोगों ने तय किया है कि हमारा एक साल का जो टारगेट है उसमें जितने भी लोग जुड़ेंगे वो आज के इस छोटे से स्टेप का एक्सटेंशन होगा। और यहाँ आने पर मैं अभी सौरभ से बात कर रहा था, मैंने कहा कि जो पहला कदम होता है किसी भी काम को करने का वो इस मायने में इम्पोर्टेंट होता है कि तब आपको एक डर होता है कि क्या वो काम कामयाब होगा, क्या वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब उस झिझक को आप तोड़ते हैं और एक पहला कदम उठाते हैं तो फिर रास्ते बनते हैं। और इसी रास्ते की कहानी धात भी है, इसी रास्ते की कहानी हरेला भी है, इसी रास्ते की कहानी स्मृतिवन भी है। तो हर चीज़ जो भी घटित हुई है इसके लिए हमने कभी ना कभी एक पहला स्टेप लिया था। और सच मायने में कि वो जिस दिन हमने पहला कदम लिया तो हम कोई बैंड बाराज के साथ और बहुत ढोल दबाव के साथ शुरू नहीं किया था कि घोषणा हो गई और इतना बड़ा वन बनने वाला है। क्योंकि शुरू में हर काम को करते हुए डर होता है। जैसे आप करियर चुनते हैं, कोई कंपटीशन में जाते हैं तो हर चीज़ का डर होता है कि यार कहीं ये कामयाब सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और वो हमारे साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहता है। हर बार जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे कितनी भी उम्र में होगी हमेशा एक छोटा सा डर रहेगा। तो वो डर था, वो हरेला के साथ भी था। जब हमने शुरू किया था हम हरेला को बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। उन दिनों मैं बताऊँ सोशल मीडिया नया नया आया था, 2010-11 की बात है। तो हमारे एक दोस्त है दिल्ली के, उन्होंने mypahaadforum.com के नाम से एक साइट बनाई और उत्तराखंड के जितने फोक फेस्टिवल्स थे उनको उसमें डालना चालू कर दिया। और तब हमारी नज़र पड़ी हरेला पर और हमको लगा यार इसके साथ एक सोशल एक्टिविटी डिज़ाइन कर जा सकती है। मैं आपको ये बताऊं कि 2010-11 में धाद में केवल मुश्किल से 3-4 लोग बचे हुए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस दौर से गुजरता है, उसमें पीक आता है, फिर लोग चले जाते हैं, फिर वो उठता है। ऐसे बहुत सारे दौर धाद में हमेशा रहे। 96-97 में उत्तराखंड आंदोलन में धाद फिर पीक पर रही, फिर नीचे हुआ, फिर एक दौर में हम लोगों ने डिलिमिटेशन और तमाम बड़ी चीज़ों पर काम किया, फिर ऐसा हुआ कि लोग चले गए। तो ये सिस्टम है पूरा एक। पर जब हमने हरेला को शुरू किया तो हरेला को शुरू करते वक्त हमको एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी थी ऐसी जिसमें कि उत्तराखंड का कल्चर भी हो, उसका फोक भी हो, उसका एक विरासत भी हो और उसमें एक नई अप्रोच की भी गुंजाइश हो। यानी हरेला में ये भी गुंजाइश है क्योंकि हरेला अंततः इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, प्रोडक्शन के सवालों को एड्रेस भी करता है। क्योंकि हरेला एग्रीकल्चर का फेस्टिवल था और पहाड़ में 2010 आते आते जब उत्तराखंड को बने हुए 10 साल हुए थे तो ये क्लियर हो गया था कि जिसे कहते हैं कि ये सवाल खड़े होने वाले। तो इसलिए हमने हरेला को चुना। और आप देखो कि आज पिछले 16 सालों में सबको मैं बता रहा हूँ कि हरेला जितनी भी जर्नी करी है वो इसलिए करी क्योंकि उस जिस सवाल को हमने लिया था उसमें एक्सटेंशन बहुत मिला। यानी कि उसमें प्लांटेशन की एक्टिविटी भी कवर हुई, उसमें पहाड़ के उत्पादन को भी कवर किया। और आप जो सब चीज़ें देख रहे हैं, चाहे स्मृतिवन बन रहा है, वो एक बड़े अम्ब्रेला के अंतर्गत छोटी छोटी चीज़ें पनपी। इसीलिए मेरा सबसे युवा साथ से विशेष कहना है कि जैसे कोई भी आप काम शुरू करो तो उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत एम्बिशियस होकर के सोशल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, उनको शुरू करना होता है, बिल्डअप करना होता है। जिस दिन हमने पहली बार स्मृतिवन की बात चली, इनफैक्ट स्मृतिवन से पहले बालवन की बात चली बनियावाला में जो बना 19 में हमारा, तो तब हम जब अर्चना और स्वाति जानते हैं कि हम स्कूलों में जा के हरेला करते थे तो ये विचार आया जब आप हर साल कोई एक्टिविटी करते हो तो हर साल ये प्रेशर होता है यार क्या नया करें। तो ये लगा कि यार ऐसा कोई स्पॉट ढूंढा जाए जहाँ एक साथ 100 पेड़ लगाए ऐसे, क्योंकि हम जो पॉकेट में पेड़ लगा रहे हैं लग तो रहे हैं, असर तो हो रहा है, लेकिन एक क्यूमुलेटिव जैसे कहता है कि विजिबल टेंजिबल आउटपुट जैसे कह सकते हैं, उसके लिए हमने पूछा। तो एक स्कूल से हमारे पास कॉल आई, बनियावाला एक स्कूल था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बैकयार्ड में पेड़ लगा दीजिए। ठीक है, हमने उनकी बात सुनी, हम गए वहाँ पर और हमने उस साल वहाँ पर पेड़ लगाए। लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ का एक चैलेंज केवल ये नहीं होता कि आपके अंदर अच्छा काम करने की इच्छा और हो जाएगा सब कुछ, ऐसा भी नहीं हुआ उस दिन। उसके बाद लोकल चैलेंजेस, उसके प्रिंसिपल, स्टाफ, कई सारी हर्डल्स आए। लेकिन वो 2020-21 में अटक गया मामला। तब तक कोरोना हुआ और कोरोना की घटना से स्मृतिवन जन्मा। कोरोना में हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम क्या करें, घरों में हम कैद थे। तो फिर हमने एज़ यूजुअल सीएम साहब को व्हाट्सअप डाला, मैं डालता था उनको। हमने कहा था कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हमें मिलने का टाइम दीजिए। उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया।
हम गए उनके पास बातचीत करने के लिए, मैं और नवानी जी थे। कोरोना में स्पेस भी था, वो दूर बैठे थे, हम ऐसे पास बैठे। तो हमने कहा कि हमको एक ऐसे जगह आप दिलवाइए जहाँ पर हम उत्तराखंड के जो श्रेष्ठ लोग रहे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनके नाम से एक स्मृति वन बनाते हैं। 3 लोगों का प्रपोजल दिया हमने। हीरा सिंह राणा, उसी साल उनकी डेथ हुई थी, जीत सिंह नेगी, तीसरा मिस कर, खैर, और ओंकार दास जी। तो 3 लोगों के नाम से हमने कहा कि ऐसा करते, इसको शुरू करते, और प्रपोजल दिया। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जब हमने उनको प्रपोजल दिया हम जानते नहीं थे ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि उससे पहले त्रिवेंद्र जी 2-3 बातें हमारे रिजेक्ट कर चुके थे। उन्होंने कहा नहीं करते, उन्होंने डीएम को बुलाया, और फिर मैं और अभी डीएम का नाम मिस करो, हाँ, अभिनव श्रीवास्तव शायद मेरे ख्याल से, वो और मैं आए यहाँ पर। तो ये बिल्कुल ये जगह थी, यहाँ पर 20-20 फुट ऊँची झाड़ियाँ थी, पेड़ तो खैर बहुत कोई भी नहीं था यहाँ पर, 2-4-5 बड़े पेड़ जो थे पुराने। और हम यहाँ पर आए तो ये ऐसी जगह थी जिसमें कोई उम्मीद नहीं आती थी। इसके अलावा एक और स्पॉट था यहाँ से आगे, थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर आगे जाकर एक स्पॉट और था, वहाँ पर छोटा स्पॉट था, क्योंकि सरकार ने ना जोट्रफा का भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आपको बताऊँ, पेट्रोल को जैसे आजकल इथेनॉल की बात चल रही है, तो जोट्रफा का भी एक टाइम होता है कि जो ऑल्टरनेट क्या बोलते हैं इसे, ऑल्टरनेट पेट्रोल के तौर पे जियोट्रफा के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे। तो वहाँ एक जंगल बनाया था उन्होंने वो भी दिखाया हमको कि यहाँ आप कीजिए। फाइनली ये जगह हुई, ये बिल्कुल नदी का पार्ट ही था ऐसा, और उन्होंने कहा यहाँ पर करते हैं। तो हमारे जंगलात वालों ने हमसे कहा कि ये आपको गलत फंसा रहे हैं, आप एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है, यहाँ तो मिट्टी है नहीं। लेकिन क्या है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, टू बी वेरी फ्रैंक। हम ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। कोरोना हमको लगा कि अगर 3 ऑप्शंस में से कंपैरेटिवली जगह अच्छी है, ये सच बताऊँ ये भी अच्छा लगा कि थोड़ा सा अच्छी सुंदर जगह थी, हमको लगा यहाँ पर हम लोगों को इंगेज कर सकते हैं। तो खैर वो बात चली, फिर ऐसे करा गया सफाई की। उस दिन 17 जुलाई 2020 को त्रिवेंद्र जी आए, उन्होंने कहा मैं खुद आऊँगा, उन्होंने उद्घाटन किया का। और उस साल उनको उनके साथियों ने समझाया कि अब सर इतने मास प्लांटेशन हरेला में करना है। तो उस साल उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगा रखी थी जिसमें लाखों दिखा रहे थे, हर मिनट में इतने 1000 पेड़ लग रहे हैं और इतने 1000 वाल अल्मोड़ा में लगे और ये लगे। तो उस साल ये बड़ा सिंड्रोम था कि हमें कोई रिकॉर्ड बनाना है कि एक दिन में हमने इतने लाख पेड़ लगा दिए। ये एक फ़िलॉसफी चल पड़ रही थी। खैर, तो हम तो इसको जानते थे, हमने यहाँ पर शुरू किया। और मुझे याद है पहला पेड़ यहाँ पर मैं सौरभ बताना चाहता हूँ कि बीना कंडारी जी एक है हमारी धात की है, क्योंकि शुरू में हम किसको बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, तो हमने सोचा कि पहले हम आपस के लोग लगाएंगे और देखेंगे क्या, क्योंकि ये जो ज़मीन थी ना उम्मीद नहीं जगाती थी। यही लाइफ का लेसन है, मैं मानता हूँ। इसने हमको ज़िंदगी का सबक दिया है कि उम्मीद कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो जब हमने पहला पेड़ लगाया, बीना कंडारी जी ने 500 रुपये दिए हमको, और उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बैठो बैठो। तो उसमें बीना कंडारी जी ने 500 रुपये दिए, और वो जो एक पेड़ हमने लगाया आंवले का इस मकान के पीछे, और एक लगाया उन्होंने, 2 पौधे लगाए, एक फ्रंट में है पारिजात का। तो 2 पेड़ उन्होंने एक साथ लगाए। आइए, हाँ नमस्कार नमस्कार, आइए नमस्कार, आइए नमस्कार, स्वागत आपका। तो बीना ही बैठी है। तो असल में मैडम इन लोगों ने हमसे स्मृतिवन की स्टोरी की बात करी है, तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ। तो पहला जो पेड़ लगा था और कैसे कैसे लगा था, तो हम यहाँ पर थे कि बीना कंडारी जी धात की साथी हैं और कवयित्री हैं। तो जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो पहले आपस के लोग ही करते हैं, क्योंकि पहले ये हमको खुद रिस्क था कि जो हम कर रहे हैं क्या सोसाइटी में रिसीव होगा कि नहीं होगा। तो बीना कंडारी जी ने लगाया, और एक पेड़ आगे और एक पेड़ पीछे लगा। अब लगा तो दिया, फिर उसके बाद ब्रिजमोहन उनियाल जी ने एक पेड़ लगाया। अब पेड़ तो लगा दिया हम लोगों ने, लेकिन हम यहाँ जब भी वहाँ गेंती चलती थी, नवानी जी और हम आके जब भी गेंती चलाते तो गेंती पत्थर से टकराती थी। ऐसा उम्मीद नहीं थी कि उसके नीचे कुछ भी मिट्टी होगी। तो पहले पेड़ में हम 150 रुपये का मिट्टी का कट्टा भी लाए, और उसे खोदा, उसमें मिट्टी डाली गई, और पौधा तो लाए। और हमने सोचा कि उन्होंने कहा मेरी तरफ से 500 रुपये एक पेड़ के ले लिए। तो फिर हमने 2 पेड़ लगा दिए। अब उन दिनों तो हम खुद ही आते थे। पहले साल 2020 में जब शुरू हुआ, तब तो शासन की तरफ से जो कुछ लोगों की स्मृति यहाँ पर पेड़ लगे, और ट्री गार्ड वगैरह 2-4-5 आए थे।
अब वहाँ से प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन अगर कोई सा भी, फिर मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ कि अगर आप किसी काम को शुरू करते हो उसका रेवेन्यू मॉडल पर नहीं सोचोगे कि अंततः ये सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि सपने तो सारे हसीन होते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा, लेकिन लाइफ हो चाहे कोई सा छोटा काम, उसका अगर रेवेन्यू मॉडल नहीं बनाया आपने तो फिर आप लंबे समय तक नहीं जाओगे। और अध्यात्म में हमने एक चीज़ सीखी है, अगर किसी भी चीज़ को शुरू करना है तो उसके सारे पॉइंट्स पर सोचना है, तभी वो रियल काम होगा। अदरवाइज आपने सब सोचने में तो हम एक दिन में हम भारत देश बदलना चाहते हैं, लेकिन जब घर से निकलो तो पता चलता है कि गाड़ी में पेट्रोल भी चाहिए और रास्ते का ट्रैफिक भी है। तो इसलिए सारे एस्पेक्ट होते हैं। आज हमारा कोराक्षा पुनरुत्थान सारे अच्छे चलते हैं क्योंकि हम उनके रेवेन्यू मॉडल पर भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी कि उसकी विजिबल चीज़ों पर करते हैं। तो यार पेड़ों पर तो मेहनत है ही जो कि की गई, लेकिन इसके रेवेन्यू मॉडल को भी बनाना था कि अंततः कैसे बनाएंगे। तो फिर हमारे किसी मित्र ने बताया कि आप किसी पेड़ के लिए कंट्रीब्यूशन लिया करो। तो हमने 1100 रुपये कंट्रीब्यूशन तय किया कि भाई एक पेड़ के लिए 1100 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि 4 पेड़ हमारे शुरू में लग गए थे क्योंकि हमको समझ में आया कि हो नहीं रहा था। उन दिनों संजय भाई सब कोई थे नहीं यहाँ पर, ये तो बात की बात है। खैर वो भी लिया हमने। तो आपको जानकर आश्चर्य हो 1100 में से क्या हो, फिर हमने ट्री गार्ड बनवाया अपना, तो 850 का तो ट्री गार्ड ही बढ़ता था। ये छोटी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये लाइफ का स्ट्रगल है। जैसे आप कभी अपनी गृहस्थी बनाते हो, कभी नौकरी करते हो, तुम अपना इंस्टीट्यूट बना रहे हो, तो उस इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा बेंच भी जो तुमने लिया होगा ना पहला, एक कुर्सी भी ली होगी, वो भी एक प्रोसेस है। अगर आप उसको इग्नोर करके केवल बड़ी बड़ी बात करोगे तो आप कभी भी साइंस नहीं ईजाद करोगे। अगर आप साइंस नहीं बनाओगे तो नए मॉडल्स नहीं बनेंगे। तो ये बारीकी है, बल्ब को बनाने की बारीकी है, वही आज की तारीख में साइंस है। उसी साइंस ने इस दुनिया को बदला दरअसल में। विचार के स्तर पे तो हर कोई कहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, जंगल होने चाहिए, लेकिन वो छोटा स्टेप भी काउंट करता है। तो हम जब ट्री गार्ड बनाए तो ट्री गार्ड 800 रुपये का, 100 रुपये का पौधा, 150 रुपये की मिट्टी, तो ये नहीं होगा 1050 रुपये। और जो लेबर आई उसे लगाने की, क्योंकि एक पेड़ तो हमने लगा लिया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि शुरुआत के दिन तो वो भी थे, तो वो भी एक क्राइसिस था कैसे कर, लेकिन हमने करा उसे, क्योंकि हम आप आते थे अपना कराए, 2-4 पेड़ लगाए, ट्री गार्ड लगाए। शुरू में यहाँ गाँव वालों को विश्वास नहीं था हम पे, उन्होंने सोचा है जरूर ज़मीन कब्जा कर रहा है, उन्होंने अपने जानवर भी छोड़ दिए। हम लगाते थे तो अगले दिन पेड़ गायब। हमने शुरू में नेम प्लेट में पेड़ों को नाम लिखे, ये रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पेड़ 350 रुपये का आता है, 300 रुपये से तक का आता है जो हेल्दी प्लांट। जैसे आए वो गायब कुछ दिन बाद, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत महंगा पेड़ होता है। बाद में हमने वो, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे जो पेड़ों का नाम रखा वो भी गायब हो गए। फिर हमने वो नाम लिखना छोड़ दिया कि कौन सा किसका पेड़ है। फिर पत्थर का चैलेंज तो सही, फिर पानी डालने का चैलेंज था, क्योंकि पानी यहाँ से डालना, तो ऐसे अनेक छोटे बड़े चैलेंजेस चाहे पानी डालने का था। लेकिन हम जो टिके रहे, हमने तय किया कि ये हमें करना है। तो जब आप ज़िद रखते हैं तो हर चीज़ सॉल्व होती है। अगर आप ज़िद नहीं रखेंगे तो हर चीज़, कोई भी बहाना लेके आप छोड़ सकते थे, यार तो मिट्टी है नहीं हो रहा, पत्थर है नहीं हो रहा, छोड़ सकते थे हम कभी भी। हमारे पास कोई हम पे प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमारे सर्वाइवल का सवाल तो था नहीं है, हम काम करते। लेकिन हमने ज़िद रखी, वो ज़िद फिर देखो जो बालवन बनियावाला में वहाँ के प्रिंसिपल ने हमको लिटरली डिमोरलाइज कर दिया। उन्होंने मेरी कंप्लेंट कर दी ऑफिस में कि इनकी ये हमारे स्कूल में पेड़ पौधे लगा करके कोई फंड ले रहे हैं। उनको ऐसा लगा, किसी ने बोला, और हमारे एक्चुअली LIC के सिस्टम आए थे तो इनॉग्रेशन में उनको लगा कि देखो सोसाइटी में ये मत सोचो कि काम करने की तुम्हें तारीफ मिलेगी, लोग तुमसे शक करेंगे कि यार ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मोटिव है इनका। क्योंकि उनको जो आदमी सारी ज़िंदगी केवल पैसा कमाने के लिए, केवल कैरियर के लिए काम, उसको कभी समझ में नहीं आता कि बहुत सारे लोग सेल्फलेस होकर भी काम करते हैं, क्योंकि वो उनके इमेजिनेशन के बाहर की चीज़ है। इसलिए वो तुम पे शक ज़रूर करेंगे। पहले हम पे भी शक किया, तो मेरे ऑफिस में कंप्लेंट की, तो मेरे बॉस ने बोला मुझे कि यार तुमने कौन सा घबला कर दिया, तुम्हारी कंप्लेंट आ रखी है। तो मैंने कहा सर, तो वो हाँसी से ले रहे थे, क्योंकि उनको तो पता था कि फ़ंड तो कोई दिया ही नहीं था, वो तो वैसे ही आए थे बेचारे उद्घाटन करने। उनके मन में शक हो गया, यार ये इनको लेके आए हमारे स्कूल में, इन्होंने ज़रूर कुछ हेरा फेरी। खैर, लेकिन ऐसे हर्डल्स आए, ऐसे नेगेटिव चीज़ें आई। यहाँ पर भी हमने जब काम किया, लोकल प्रधान से लेकर बहुत सारे लोगों को हम पर भरोसा नहीं था, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हम खड़े रहे। हमने अपने हिस्से का काम किया। हमने कहा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, हम अपना हिस्सा काम करेंगे। और हम जब करते रहे तो धीरे धीरे आज। सर ये जो बालवन वाली बात बता रहे हैं आप, 2020 की बात है? बालवन 2019 पे शुरू किया था हमने, ठीक है, कोरोना से ठीक 1 साल पहले। तो लेकिन वो 2 साल अटक गया,
20 और 21 में कोरोना रहा, तो उन दोनों तो मूवमेंट हुआ नहीं हमारा। हम जब 22 में गए तब तक वो प्रिंसिपल बदल गए थे, तो हमने उनसे कहा कि भाई हमने, तब तो स्मृतिवन छोटा था, हमने कहा इसको हमने करना है, क्योंकि हमने हमारा ये सीखा हुआ था कि जो भी चीज़ पकड़नी, जैसे हरेला है, इसमें अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ वॉक रहती है। आज तो फिर भी लोग हैं, अर्चना लोग जानते हैं, पहले तो हम 3 लोग होते थे रोज़, लेकिन हमको लगा यार ये इस बात में दम है, इसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, बड़ा नहीं करेंगे तो छोटा करेंगे, छोटा नहीं करेंगे तो उससे छोटा करेंगे, बट काम रुकेगा नहीं। एक मैसेजिंग हो कि भाई हम करना चाहते हैं, आओ साथ में करते हैं। तो हिम्मत ना हारने का सिलसिला। फिर बालवन उन्होंने क्या करा कि हमको स्कूल का बैकयार्ड दे दिया। उन्होंने कहा भाई आगे तो मत लगाओ, तुम पीछे नाला है हमारे स्कूल के पीछे, आप वहाँ कर लो। अभी आप बालवन जाके देखना किसी दिन, जो हमारे मेजर साहब ने करा हुआ है। तो फिर हम वहाँ पर पानी डालना है क्राइसिस। तो मैं कह रहा कि हर चीज़ में सोसाइटी आपके अच्छे काम को खुले हाथों से स्वीकार नहीं करती। वो पहले आप पर शक करेगी, फिर आपको डिमीन करेगी, फिर हर्डल्स आते हैं, लेकिन ये आपको तय करना होता है कि उसमें से रास्ता कैसे निकालना। ये सब लाइफ का भी सबक है, सोशल लाइफ का भी सबक है, हर हमारी फैमिली का भी। हम अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही करते हैं, तमाम चीज़ों को जो बस फील करना होता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। खैर, तो स्मृति वन में हुआ, फिर ये हमारा लगने चालू हुए। लेकिन हम जब पेड़ पानी डालने पर आते थे, मैं था, अर्चना, सब हम सब लोग आया करते थे, लेकिन हमको ये लगातार महसूस होता था कि अगर इनकी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो जो हमारा वॉलंटरिज्म है वो पर्याप्त नहीं है। अकेले आकर के हफ्ते में, महीने में एक दिन पानी डाल करके अगर इसका सिस्टम बनाना है तो हमको एक रेगुलर बंदा चाहिए। कुछ लोग ऐसे हो जो लगातार आए, और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम रोमांटिक हो सकते हैं कि हम आकर के इन पेड़ों को बचा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है, अगर आप चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करोगे, यानी कि उनको संस्थान नहीं बनाओगे, सिस्टम नहीं बनाओगे, तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। चाहे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, चाहे हमारे घर का। हमारे घर की भी एक व्यवस्था होती है, मकान बनाते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल। इसलिए संस्थानीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। घात के बाद संजय उसी व्यवस्था के अंतर्गत आया। हमने उसका रेवेन्यू मॉडल बनाया, जो आज हम 1200 रुपये का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ये उसकी सैलरी के अगेंस्ट ही था। हमने कहा नहीं भाई, इसको ऐसा करेंगे, ऐसा। उसके लिए यहाँ पर एक वो बनाया गया हट। अच्छा, उसके लिए यहाँ पर हट बनाई। पहले वो पंचायत भवन में रहता था संजय, फिर अब उसके लिए विधायक जी से कह करके वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था भी। ये तो खैर सारी मैं ये बेबी स्टेप समझो, लेकिन मेरा कहना है, एक तो क्या होता है कि आपको विजुलाइज करना होता है कि जो आप काम कर रहे हो क्या इसका डायमेंशन है, उस पर काम करना, उस पर टिके रहना, उस पर खड़े रहना, उसके लगातार सवालों के उत्तर ढूंढना। ये धात की जर्नी, ये हमारी लाइफ की जर्नी है। तो इसलिए जब भी कोई छोटा सा छोटा कदम भी उठाओ, कई बार हम छोटे कदम उठा, जैसे अभी हम हरेला वॉक का, मैं ट्री टू दून की वॉक बता रहा हूँ, शुरू में करी हमने 2 बार, फिर वो डिसकंटिन्यू होगी। तो मैंने हिमांशु से कहा था, मैंने कहा ऐसा है कि अगर वैसे नहीं हो पा रही तो हम कुछ पेड़ों के पोस्टर्स जारी करते हैं जो देहरादून के हेरिटेज ट्रीज़ है। वो उसने कहा कि नहीं यार, ऐसा कुछ क्लिक नहीं करेगा। पर मेरा जो अब तक की जर्नी का, चाहे हरेला का हो चाहे स्मृति वन का, मुझे एक बात समझ में आए कि आप किसी भी सूरत में किसी भी इशू को पकड़े रहकर रखने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत बड़ा रास्ता नहीं है तो छोटा रास्ता बनाओ, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बार चीज़ें छूट जाती हैं फिर उन्हें दोबारा रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो हमने धाद में इस बात को देखा है कि एक बार धाद बहुत बुरे दौर से गुजरी, ख़त्म हो गया, अगली बार हमको 3 लोग खड़े करना मुश्किल होगा, 3, 50, 100, 200, 300। तो इसलिए मुझे समझ में आया कि किसी भी चीज़ को, जैसे हरेला को हम किसी भी सूरत में, कल मैं और नीना जी आए थे, हमने एक ही पेड़ लगवाया। मैं भी अपने घर से आया, लिटरली मैं घर से आऊँगा तो मेरा 200-250 रुपये का तेल लगेगा, नीना जी को बेचारे को लगा रोज़ का लगता है। हम लेकिन उस एक पेड़ के लिए भी आए, क्योंकि हम उस वैल्यू को जानते हैं उस व्यक्ति की, जो एक व्यक्ति आया वो हमारी बात को कहीं ले जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब पहली बार का वीडियो बनाया तो रविंद्र नेगी था, जो हमने यहाँ का वीडियो बनाया पहले बीटे कंडारी जी का। तो हमको पता नहीं था कि ये 2 पेड़ तो हम लगा रहे हैं, इसके बाद बाकी पेड़ कैसे लगाएंगे, कैसे ले जाएंगे। हम किसी घर जाएंगे कि आप पेड़ लगाओ, हम डोर टू डोर नॉकिंग कर नहीं सकते थे क्योंकि सबके नौकरियाँ कंस्टेंट है। हमने वीडियो बनाया, शेयर किया, और आप यकीन जानो कि वो वीडियो बना के शेयर करना ही रास्ता था जिसने सारे पेड़ों खड़ा किया। हर पेड़ की जर्नी, हर पेड़ कोई बहुत पब्लिसिटी सोशल मीडिया पर शेयर करना, इसी से सब पूरा ये 514 पेड़ इसके, 350 पेड़ बालवन के, ऐसे लगभग हमारे 1500, 1400, 1500 पेड़ हो गए हमारे।
तो जितने भी पेड़ों के लिए सेंसिटाइज करना था वो ऐसे ही बात फैली, मतलब उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हम किसी के बस ना अर्चना को मैंने कहा कि अर्चना तुम अपनी दादाजी के नाम से पेड़ लगाओ, ना स्वाति को बोला, लेकिन वो सब उन तक बात पहुंची, क्लिक करी, हमने बात को और रिफाइन किया, बेहतर किया, और इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। तो इसके जो सारे डायमेंशंस है किसी भी प्रोजेक्ट के सफल होने के, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना परसिस्ट करते हैं, उससे बस खड़े रहना पड़ता है। बाकी सारी बातें, बाकी ये वैसे तो ज्ञान की जर्नी है, लेकिन अंततः अब ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है तो हमें सक्सेस स्टोरी लग रही है, लेकिन जब शुरू कर रहे थे तो ये चैलेंज था। तो मुझे लगता है लाइफ में चैलेंज आपको बेहतर बनाते हैं, इसलिए चैलेंज लेने चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि विश्वास जी भी एक दिन दोबारा आएंगे वापस हमारे साथ, है ना। और लोग लौटते हैं, देहात की जर्नी में इतने सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आज नहीं हैं वो घरों में, लेकिन वो हमारे वेल विशर्स हैं। स्वाति के बीच में फैमिली का था, अर्चना का था, लेकिन ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में को पर यकीन करना पड़ेगा और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी करनी पड़ती है। सोशल लाइफ में कई बार हम बहुत फेम की, बहुत दिखने की, गलत तरह की इमेजिनेशंस के शिकार हो जाता है, फिर हमको लगता है कुछ हो तो रहा नहीं, जबकि अल्टीमेटली हम यहाँ पर आए थे, किस लिए आए थे कि हमने एक लास्ट बात का ख़त्म करूँगा अपनी बात, कि देखो पेड़ लगाने को यहाँ पर 514 पेड़ पहले दिन में लग सकते थे जब विधायक जी आए थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, उनका पैसा होता है, विधायक फंड होता है, लेकिन हमारा टारगेट है पेड़ लगाना नहीं, पेड़ लगाना जंगलात का काम है, समझना पड़ेगा हमको, उनको अकाउंटेबल भी बनाना है। ये तो लोगों को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, एक पेड़ बीना रावत जी की तरफ से लगा, एक पेड़ स्वाति का लगा, जब तक उसका कनेक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट से, और कैसे होगा, ये एक्टिविटी करी, मिट्टी डाली, हम उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, मिट्टी डाल रही, दबा रहे, पेड़ लगा रहे हैं, वो टच कर रहे हैं, हम सबसे जिद ये रखते हैं कि पैसा मत दो, में आओ महसूस करो उसे। तो जितने भी पेड़ लगे हर कोई किसी न किसी अलग अलग आदमी के हाथ से लगा, तो वो है हमारा अचीवमेंट। हमारा अचीवमेंट पेड़ों के बहाने लोगों की कम्युनिटी बनाना जो पेड़ों को पेड़ पौधों के प्रति सेंसिटाइज हो, लगाने पे यकीन रखती हो। इसलिए इसकी जर्नी को केवल एनवायरनमेंट की जर्नी ना माना जाए, ये कम्युनिटी को बिल्डअप करने की भी जर्नी है। इसलिए 514 पेड़ यहाँ के जितने भी वहाँ के हैं वो सब कोई ना कोई किसी न किसी हाथ से गुजरे हैं, किसी एक हमारे सबके मिल के काम से गुजरे। हम हरेला की इतनी अच्छी जर्नी हमारी अर्चना स्वाति जाएंगी, हर साल हम 1 महीने का इतना बढ़िया एक पीरियड गुजारते हैं, मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, आ रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये बिल्डिंग जो है ना, ये अचीवमेंट है बहुत बड़ा हमारा, और इसलिए हम आज इतनी आसानी से आप 1 महीने की इस बारे 32 दिन की जर्नी भी, अगर आप आंखें बंद करके सोचो कि किसी व्यक्ति को कहो कि यार 1 महीने कार्यक्रम, वो कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, 1 महीने के। मीना रावत जी ने मुझे पहले दिन ऐसे ही बोला कि सर ये तो पागलपन है, 1 महीने कैसे करेंगे। तो मैंने कहा है तो ये पागलपन, लेकिन इसे करते हैं हम, असल में कर रहे हैं। फिर जब वो शामिल हुई और उनसे पूछना, वो कह रहे अब तो कितना मजा, कह रहे अर्चना जब मुझे बताती थी कि हम 1 महीना ऐसा करते थे, तो मैंने कहा कि जब आप एक अच्छे कॉज के लिए 1 महीने साथ चलते हैं ना, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बस। तो ये मुझे लगता है कि एक शानदार जर्नी स्मृतिवन की इस तरह से भी कि इसने लोगों को भी जोड़ दिया, इसने एनवायरनमेंट को पिशअप किया, इसने संजय को भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और एक बेहतरीन बंदा मिला। तो कितने सारे, अगर जिसे इकोलॉजी शब्द कहते हैं, लास्ट में कहते हैं कि इस पेड़ में एक चिड़िया भी आएगी, एक कीड़ा भी आएगा, एक बंदर भी आएगा, हम भी आते हैं इसके नीचे घास भी है। तो इतनी सारी चीज़ें एक पेड़ के इर्द गिर्द होती है। ऐसे स्मृतिवन की चीज़ें इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें, तुम्हारी मेमोरीज हैं, किशन माया, तो इतनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो फिर एक कंप्लीट एक पैकेज बन जाता है। तो स्मृतिवन इस तरह का एक पैकेज है जिसने हम सबको एक बेहतर इंसान बनाया, और मुझे खुशी है कि हम सब इस ऐसी जर्नी को करने के लिए साथ जुड़े। और मैं सौरभ से सबसे ये कहना चाहूँगा कि आगे के लिए जब भी कोई गोल बनाओ, टारगेट बनाओ, पहले ढंग से सोचो, तसल्ली से, और फिर जब उसे सोच लो फिर उसे एग्जीक्यूट करो, और फिर सेकंड थॉट मत रखो, और अपने इससे काम लगातार करते रहो। 6 नंबर पुल है, 4 नंबर पुल है, हाँ, ये सब उसी के पार्ट है। हाँ, उसी के पार्ट है। तो वो जो पानी जाता था ना, उसका कोई सबसे नीचे का पाइप टूट रहा था, आपको मतलब सड़क बनते बनते इतना होता है कि उसका रिपेयर करना मुश्किल है, तो पानी फूटा रहता है परमानेंट। तो पता नहीं किस लोगों को नहीं पता है कि पानी कितने नीचे से आ रहा है। तो पानी यहाँ पर आता है, तो कई लोग सिंचाई करते हैं तो वैसा खुलता है, आजकल बंद हो रखा। तो वो पानी का स्रोत मिला, तो ये उसकी कूल बनाई हमने फिर, ताकि जगह जगह पेड़ों के बड़े होने का कारण ये भी रहा कि रेगुलर पानी होने से जो इसकी जद में आए वो पेड़ अच्छा हुआ। ये ढक आपने पहला जो पौधा लगा था वो बता दिया? पहला पौधा तो बाहर लगा, उधर जो बाहर लगा, हाँ बाहर लगा, वो उधर जाएंगे ना, फिर बताइए। ये बढ़ रहा है यहाँ,
इसकी कहानी एक ये भी है ना कि अच्छा। शताब्दी में रानी कर्णावती ने सारे जो दिलों में कहते हैं हाँ। कैनाल का शहर बोला जाता है। हाँ तो 17वीं शताब्दी में रानी कर्णावती ने पूरा उसका जाल बिछाया था जो आज तक है, और उसी को मतलब बाद में मॉडर्नाइज अंग्रेजों ने किया, और अभी हमारे विधायक जी ने किया। यहाँ पर ये जो कुएं बना रखी है, हमने बहुत सारे टोटके कर रखे, पेड़ों में पानी डालने के लिए उधर से पाइप को लाना बहुत मुश्किल था, तो छोटे छोटे बनाए ये कि ताकि पानी होल्ड करे और जग कैरियर से ला के डाले। तो 2 लोग यहाँ से डालते हैं, 2 लोग वहाँ से डालते हैं, ऐसे ड्यूटी रहती है सबकी। ये क्या काट रखे हैं पे? ये एक्चुअली क्या है कि ये ना पुराने पेड़ ये है, मैंने कहा ये है बैरन लैंड, इसके नीचे पत्थर है, तो पुराने पेड़ कहीं सूख गए जो एकदम गल गए, तो ये उनको हटाया गया क्योंकि गिर जाते थे ना किसी में वो। अभी भी देखो कई पेड़ सूख गए वो इस तरह के हैं। सर माइक ऊपर। हाँ और एक चीज़ मैं बताऊं कि हम लोगों ने ना लोगों को मोटिवेट करने का एक तरीका भी निकाला था कि नेम प्लेट और वीडियोस हमारे दोस्तों के हमको अल्टीमेटली मोबिलाइज करके लोगों को इतनी दूर बुलाना है, तो सामान्य रूप से तो आएंगे नहीं। तो सच बताऊं तो नेम प्लेट हमने इसलिए भी रखी कि जब कोई व्यक्ति किसी का नाम से लिखते हैं तो दूसरे बंदों को लगता है यार मैं भी ऐसा करता हूँ, क्योंकि है ना, क्योंकि सेंसिटाइज करना है बेसिकली तरीका। और अल्टीमेट गोल क्या था कि पेड़ों के प्रति फील पैदा हो, बाकी तो सारे बहाने। हम चाहे अर्चना ने अपने दादी के नाम से लगाया है, मैंने अपने पिताजी के, अल्टीमेटली तो पेड़ ही है वो। शुरू में लगता है मेरा पेड़ है, और मेरे से कई लोगों ने बोला कि यार हमारा पेड़ ऐसा है। और आपको आश्चर्यजनक हो, जो मैंने अपने पिताजी के नाम से पेड़ लगाया मैंने कभी देखने गया ही नहीं, क्योंकि हमको सारे पेड़ अपने लगते थे। तो ये जब धीरे धीरे आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं कि आपका अपना क्या है ना। आइए, वैसे तो नीना जी इसके मामले में रहती तो और अच्छा रहता। अभी नीना जी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा पत्थरों में, है पत्थरों पे नंबर लिखने का। हाँ, उनका सुबह का शेड्यूल था। तो ये पत्थरों पे नंबर डालने का प्रोसेस भी नीना जी लोगों ने इस साल शुरू किया, क्योंकि इस प्रोसेस को हमने बहुत, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। अब पेड़ तो लगा दिए और नेम प्लेट खो गई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक दिन क्या हुआ, बीना कंडारी जी के हस्बैंड आए, जब पेड़ बड़ा हो गए ट्री गार्ड लगा के 6-6 फुट के, तो ये तय हुआ कि यार ये ना अब इनको ट्री गार्ड हटाने पड़ेंगे, तो चूँकि पेड़ इस पर फंस रहे हैं। तो बात हुई, जैसे हम बैठे वो सब निकले, उन्होंने फटाफट ट्री गार्ड उठा के किनारे कर दिए। अब वो तो अच्छा काम हो गया, लेकिन दूसरी गड़बड़ क्या कि उस पर नेम प्लेट लगी था, पता ही नहीं चला कौन सा पेड़ किसका है। और एक दिन का इतना अच्छा काम ने पूरी साल भर की जर्नी इस पर, अब किसको याद रहे कि कौन सा किसका पेड़ है। फिर महाभारत शुरू दोबारा से। अच्छा, उनको बुरा भी लगा यार भाई साहब, अब मैंने कहा ये क्या अब हो गया, अब ढूंढना कैसे ढूंढना है। उन दिनों पेड़ काम थे, नेम प्लेट फिर ढूंढी, फिर अब हर बार लोगों को बोला। अच्छा, लोगों को मोटिवेशन क्या होता है, एक बार आ गए लगा दिया, बहुत कम लोग होते हैं जो रिपीट आते हैं, आप भी देखते हो, सबके सब आते नहीं। तो फिर वो एक नया कहानी शुरू हुई। फिर अब ये इस साल से नंबरिंग चालू करी है। नंबरिंग मतलब मार्किंग के लिए रजिस्टर में मेंटेन है, और फिर इसका बोर्ड बनाएंगे, ये पेड़ इसका है 37 नंबर पर किसका। हाँ, तो अभी मैडम देख लेते हैं कि मेरा 130 नंबर है, तो ये कर दिया। और पत्थरों में इसलिए करा क्योंकि यहाँ पत्थर यहाँ का एसेट है हमारे लिए, यहाँ तो पत्थर बहुत हैं, तो अगर नेम प्लेट तो खराब हो रही तो ये कर दिया नया सिस्टम, और नेम प्लेट तो लगा ही रहे अलबत्ता। तो पहले अच्छी खासी महंगी बनी भी है नेम प्लेट। हाँ, नेम प्लेट पहले हमने प्लास्टिक बनाया, मैंने कहा गीताड़ ने तोड़ दी, पहले कुछ गांव वालों ने तोड़ी, मतलब उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चलो तोड़ देते, जैसे आदमी की फितरत होती चलो निकाल दो। तो और ये देखो, ये ट्री गार्ड हमारा अपना बनाया हुआ है, MDT का नहीं है। ये बनता था 700-800 रुपये का ट्री गार्ड बन के आता था वहाँ से लोडिंग में। तो ये हमारे स्टार्टिंग के ट्री गार्ड्स, बाकी अब MDT के आते हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं ये 2020 के आसपास की बात ही बता रहे हैं? नहीं, 20 तो नहीं, देखो 2020 और 21 तो बहुत कम मूवमेंट, 22 भी नहीं, 23 से हुआ। फिर जब कोरोना हट गया ना तब मूवमेंट चालू हुआ। जो आप ट्री गार्ड की बात बता रहे थे? हाँ, ट्री गार्ड तो 22, जब मैंने कहा ना कोरोना हटा उसके बाद ही संभव था, उससे पहले तो संभव था नहीं। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट्स पहन के अच्छा रहा। सर ये जो शुरुआत हुई थी, स्मृति की शुरुआत हुई थी जनवरी 2020 से हो गई थी। जुलाई, शिवम क्या है, जुलाई 17 जुलाई 2020 को स्मृति वन की शुरुआत हुई। पहले 50 पेड़ यहाँ पर उन लोगों के लगाए गए जो कि उत्तराखंड के लिए, जिनके लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि मालदीव का जो राष्ट्रपति था वो भी DAV कॉलेज पढ़ा, उसके नाम से भी यहाँ पर पेड़ है। और उत्तराखंड के तमाम लोग, चाहे कमलाराम नोटियाल और बड़े बैरिस्टर मुकंदी लाल, सबके नाम से यहाँ पर पेड़ लगाए गए। तो शुरू के 50 पेड़ तो हम उन्हीं के नाम से लगाए थे। फिर बाद में चूँकि इसको सस्टेन करना था,
इसका मैंने कहा ना रेवेन्यू मॉडल ढूंढना पड़ता है। फिर हमने लोगों से कहा कि आप भी इन 50 लोगों के साथ लगाइए। तो फिर ये एक तरह का सस्टेनेबल मॉडल है जिसके कि लड़के का सैलरी जो है हम सब मिल करके देते हैं। अब ये एक अपने आप चलने वाली चीज़ है, इससे पहले नहीं थी। ये सौरभ कट्टे, अच्छा इधर वहाँ पीछे मेजर उनके नाम से तो लगाया था ना हमने। तो कुछ बना रहे थे। हाँ हाँ हाँ, उधर एक पेड़ है, उधर आओ, उधर आओ इधर। हाँ वो कॉर्नर हम लोग ट्राई करते हाँ हैं। हाँ, कितने टाइम पुरानी बात है? कितना अच्छा हो गया। जब हुए हाँ जिस टाइम उनकी अब देखो ये नेम प्लेट से लगी हुई पुरानी वाली, फिर इनमें ब्लॉक्स में भी लगाया हमने। मैं आपको कहता रहा हूँ जैसे पहले हमने ट्री गार्ड्स पे लगाए, फिर हमने ब्लॉक खरीदे। ये आजकल बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, इनको काटा गया और इन पे नेम प्लेट ड्रिल करी गई। ऐसा करके भी रखा। ये प्लास्टिक की नेम प्लेट है, आप देख सकते हैं, इसको जल गई है। फिर वो भी हुआ, लेकिन वो भी ख़राब हुआ, मतलब वही कह रहा हूँ। फिर हमने अब फाइनली 3 की नेम प्लेट आई है इसमें। सर यहाँ पर कुछ तालाब है, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी बताओगे? हाँ, तालाब भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। बस इतना भर है कि हमको पानी के स्पॉट जगह जगह बनाना थी। यह पत्थर है, बिल्कुल पत्थरों से भरी हुई जगह है, तो हमको पानी जगह जगह स्टोर करना ताकि अगल बगल के पेड़ों को दे सके। और उसका ये फ़ायदा होता है कि उसकी नमी से इसके अगल बगल के पेड़ बहुत अच्छे होते हैं। और आओ पानी का चमत्कार है, यहाँ देखो आओ। ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये पीपल का? नहीं, ये जो सबसे पीछे वाला सबसे ऊंचा पेड़ है, ये सर, ये जो सबसे ये पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला। अच्छा पीछे वाला एक सेकंड, यही वाला है ना, लास्ट वाला वो, हाँ वो बड़ा वाला। हाँ। तो वो जो पेड़ दिख रहा है वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भी अभी सबसे बाद का पेड़ है 2020 तक का। लेकिन क्या वो पानी का स्रोत बगल में था। ये जनरल सीटी रावत की स्मृति में लगाया था हमने पेड़। हाँ, और आप आश्चर्य करोगे कि टाइम हो गया इसको। हाँ, और जबकि 2-3 साल बस 4-3 साल हुआ वो मुश्किल से ऐसे 23-24 का हुआ है ना। लेकिन इसके बगल में पानी का स्रोत था, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो उसका। इसने हमको समझाया, इसी ने फिर हमने कूल के रास्ते बनाए। तो इसलिए जो कूल के बगल में जिसको नमी मिली वो पेड़ सर्वाइव कर गए। नहीं तो यहाँ पर पेड़ों का सर्वाइवल भी अपने आप में चैलेंज। पथरीली है ना? हाँ, बहुत पथरीली है, पूरा पत्थर ही पत्थर है। तो इसलिए चैलेंज भी था कि ये ऐसे तो बीरन जगह इससे बुरा हाल था सर। हाँ, और आप समझिए कि जो बजरी पत्थर दिख रहे। हाँ, और आप समझिए इस जो घास है ना, जिसे दूब कहते हैं, उसका दर्शन तीसरे साल हुए। तो पहले दूब होती नहीं थी यहाँ पर। जैसे हाँ, बुरखड़ जैसे होता है। तो फिर दूब क्या होता है कि मैंने देखा कि जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं या धूप कटी, फिर उसे काटा, तो फिर मिट्टी जनरेट होती है इस तरह से। फिर उसमें से धूप पनपती है, तो वो प्रोसेस चालू हुआ। तो जनरल सीटी रावत का जो पेड़ है, ये बिल्कुल पानी का उदाहरण है कि पेड़ों को पानी के कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते। हाँ, एक मिनट ना, ये हमारे बॉस का है, इसको हटा के फोटो खींच लेते जरा। तो साफ करूँ? हाँ, एक मिनट सर, आप रख शुभम, एक मिनट हटाना। ये हमारे LIC के हाँ, इसकी फ़ोटो खींचेंगे शुभम, साफ करना। हाँ, ये लोग हाँ, सिंगल जी ना, आजा सिर्फ शुभम इसे ऐसा रख देना, थोड़ा खड़ा करो से। इसके पीछे कोई पत्थर रख दो। हाँ, ऐसा रख दो बस। ठीक है। हाँ, और इसको हटा करके और साफ करके सामने कर दो। हाँ, तो ये हमारे LIC के जो हमारे SDM थे देहरादून के, मैं आपको बताऊँ 2022 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 21 गलत लिखा 22 है, 2022 में जो हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 ईयर्स हुए, तो LIC ने 75 प्लांट्स रोड साइड पे लगाए थे जो उड़ गए, है ना। तो उनमें से हमारे बॉस सर थे, वो उन्होंने अपनी मदर के नाम से प्लांट लगाया। तो ये उनका है तिलोक संगल जी के नाम से। हाँ, और लेकिन वो इत्तेफाक से इस बार जो 177 प्लांट्स हमारे रोड पर हो गए थे, उसमें से लगभग 90 प्लांट उड़ गए पिछले साल की मालदेता आपदा में। और 40 पेड़ हमारे नीचे थे बेर के, जो हमने जानवरों पर लगाए थे, वो भी उड़ गए। तो 130 पेड़ों का लॉस हुआ था, हमने इस बार कंपेंसेट कर दिया। कल हम लोगों ने पुष्पवन में और जीवन में लगा दिए। तेज पत्ता लग रहा है मुझे। हैं? तेज पत्ता। तेज पत्ता है। इसकी फ़ोटो खींच लेना कोई भी बंदा। शुभम, मैं इसकी फ़ोटो खींच ला, मुझे दे देना। तेज पत्ता है। मैं जरा सर को बोल देता हूँ। मतलब हर्बल गार्डन बना दो। हर तरह का हर तरह कड़ी पत्ता है यहाँ पे। तो मुझे फलों के भी लगते हैं ना, तो अच्छा रहता है, जानवरों को भी वो मिलता है। असल में मैंने कहा ना
यहाँ का अगर नॉर्मल लैंड होती ना तो हम सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते, लेकिन जमीन नॉर्मल नहीं थी, इसलिए हमको भरोसा ही नहीं था। शुरू में तो ये भी देखते थे ना मतलब सर कि कौन आंवले सा आंवले पौधा कर अच्छा हो देते, रहा, कागजी नींबू की कर देते फिर वो हाँ, वही लगे। एक मिनट आने वाले टाइम पे फिर काम भी आती। नींबू के पेड़ तो हैं। हाँ कहीं लगे हैं, शूट करो आप। चकले भी ले लेना बीच बीच में। तुम्हारी हाँ सबकी मतलब मेरी भी आओ, मच्छर ने बड़ी मच्छर ने काटी। इसको क्या लग रहा है ये क्या है ये? ऊपर देखो। ये कपूर किस चीज़ का है ये? कुछ लगा हुआ है इसमें। हाँ, मेरी आती है तो सबकी होती है ना, मालूम पड़ जाएगा। मैं बहुत स्पेसिफिकली नहीं जानता। ये बॉटल ब्रश का पेड़ है, ये मैंने बाहर लगा रखे बहुत सारे। नेम प्लेट के साथ ना पेड़ हो गया था ना, पेड़ का नाम नहीं पूछा। तो यहाँ पर असल में ना, हालांकि शुरू में हमको ये मैंने कहा ना कि हमने बहुत हिचकते हुए शुरू इसलिए किया, क्योंकि अगर हमको पता होता कि यह सब बच जाएगा, हमने लगाए तो जैसे अपने अर्चना को कहते हैं कि तुम ऊपर हो तुम लगा लो यार, रिस्क होता था। तो अब जाकर के हम कह सकते हैं हाँ ये इतनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, लेकिन शुरू में हमको लगा है कुछ बचेंगे नहीं। जैसे नीलमोहर यहाँ बहुत अच्छा ग्रो होता था, लेकिन गुलमोहर की मैं आपको कार्य बताऊँ, गुलमोहर में कीड़ा लग गया यहाँ पर। गुलमोहर के 20-20 फुट के प्लांट थे हमारे, देखते देखते खत्म हो गए, कीड़ा लगा। ये इसी का था सर। ये बटल ब्रश है। हाँ हाँ हाँ, क्या ला रखे? हाँ संजय ला रखे, आई आई। ये नीलमोहर है, ये सबसे अच्छा ग्रो होता है। ये पेड़ जो है ना, ये सबसे अच्छा ग्रो होता है नीलमोहर, ये सबसे हार्ड प्लांट है, और ये जहाँ पर भी लगा वहाँ पे बिल्कुल कामयाब रहा ये। हाँ नीलमोहर बहुत काम है। हाँ तोरिया लगा रखी। हाँ संजय ने देखो हाँ नहीं उसके अंदर भी है संजय ने लगाई थी इसमें। सर ये सर हाँ ये जो रास्ता बनाया था पानी के लिए, वही है सेम। हाँ, ये दो तरह के रास्ते, यहाँ से कूल से इधर निकलता है और इधर से, पता है इसको घुमाया हमने पानी को, है हाँ यहाँ पे तालाब बनाया था, फिर हमने तालाब को पाट दिया। चलिए तालाब, अच्छा तालाब की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। देखो तालाब बना दिया हमने यहाँ पर, तो पत्थर ही पत्थर सर है ना, तो खोदा उसने, जेसीबी लाया खोद दिया। तो यहाँ से जो कूल का पानी आया, हमने कैसे तालाब को भरते हैं, तो उसका पानी अपने उसमें छोड़ दिया, तो वो उसे पूरा 1 महीने बाद वो पूरा लगभग ऊपर आ गया। तो हमको बड़ी खुशी हुई, चलो तालाब कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पीछे से पानी बंद हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 8 घंटे में सूख गया वो, क्योंकि उसके नीचे तो होल्डिंग कैपेसिटी थी नहीं। यहाँ के पेड़ों की भी सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि जो ज़मीन में पानी को होल्ड करती है जो मिट्टी, अल्टीमेटली पेड़ों को, जड़ों को पानी कैसे मिला। यहाँ तो पानी एकदम सो जाता है, क्योंकि पत्थर है, वो नीचे चल जाएगा सीधे, रुकता नहीं होगा पानी। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क था पर हर पेड़ के लिए। तो अब तो मिट्टी बहुत नहीं कैसे जनरेट हो जाएगी, हमारे लिए भी समझ के बनाने का विषय है। नहीं तो पहले जो 2 महीने में पतला बना, 2-4 घंटे में सूख गया। हरे पत्ते नीचे दिखते ही कहाँ थे। हाँ तो जैसे हरियाली है। हाँ पर अब ये देखो, ये फुटफॉल का भी असर होता है। जैसे हम लोग आते हैं, जो लोग आते हैं, तो मिट्टी आती है हमारे से, उससे धूप जनरेट होती है, फिर रिसाइकल चालू हो गया, मतलब एक तरह से समझ लो इसका ना। 20 किलो होगी वो। कितनी बड़ी लगी है देखो। हाँ वो संजय नहीं, वो संजय ने लगा तो रखी होगी यार ना। हाँ असल में नहीं करता लगा रखी थी उसने बीच में। आओ बोल। अब ये है इको ब्रिक का बनाया हुआ। ये हमारे एक दोस्त, देखो देहरादून में एक बात और भी, मैं सोशल फील्ड में काम करते वक्त सेल्फ ऑब्सेस नहीं होना चाहिए आदमी को। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटेंशन लेके घूमते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब एक साथ काम करें। तो एक इको ग्रुप है सहजदार रोड में, उन्होंने अपनी कॉलोनी में वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के और प्लास्टिक को लेकर के बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने इको ब्रिक्स बनाई हैं। तो ये बॉटल है, हर बॉटल में प्लास्टिक ठूसा हुआ है। वहाँ पे देखा मैंने। हाँ तो वही है ये। तो ये इको ग्रुप है, और संजय भार्गव जी जो हुडको का चीफ है उत्तराखंड के, और क्या नाम है, आशीष गर्ग जी, और उनके साथ बहुत सारे लोग थे। उन्होंने क्या करा कि अपने मोहल्ले में ये अपना एक कल्चर बनाया, और इसमें घर के प्लास्टिक को भर करके, उनका कहना था कि एक बोतल में इतना प्लास्टिक आता है, वो लगभग
यानी कि 600 ज़मीन को ख़राब करता है, ऐसा समझो, क्यों फैलता है ना, क्योंकि उसके नीचे तो प्लास्टिक जहाँ पर रहेगा उसके नीचे की ज़मीन तो फर्टाइल हो नहीं सकती जब भी बैठेगा। तो उसका तरीका है कि इसको एक साथ इकट्ठा कर करके इसको ब्रिक में कन्वर्ट कर दो और सीमेंट के बीच में से लगा करके ऊपर ये सब उन्होंने बनाया। तो ये उनकी तरफ से बना, ये पूरा ऊपर टाइल्स वाइल्स सब उन्होंने लगाए और एक तरह से हालांकि पेड़ सूख गया, मतलब हम इस बार बैठने बुढ़ने के लिए अच्छा है। हाँ बैठने के लिए अच्छा होना, ये इसीलिए बनाया गया था। अब तो यहाँ फूल लगा दिए। और लेकिन क्या है कि मैंने कहा ना कि हर चीज़ के साथ दिक्कत थी। इसके बगल में आशीष भार्गव जी ने पेड़ लगाए थे, ये पेड़ ये नहीं, ये 3 बार सूख गया। हमारे यहाँ कई पेड़ ऐसे हैं 4थी बार जाके हुए हैं, मतलब फिर ख़राब हो गए, फिर लगाए, फिर ख़राब हो गए। कनेर का जो है अल्टीमेटली सर्वाइव कर गया, उन्हीं की तरफ से संजय भार्गव जी का ही पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर। ये गुलमोहर है सर। ये इसका कारण ये तो नहीं रहा कि इसको मिट्टी ज़्यादा चाहिए होगी? हाँ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो मिट्टी चबूतरा बनने से या तो उसके बाद नमी ज़्यादा आई, क्योंकि दोनों जगह ऐसा हुआ कि पेड़ ख़राब हुआ। ये शायद ये आंवला है। हाँ ये आंवला है, नहीं है नहीं गुलमोहर नहीं बेटा, ये आंवला है। गुलमोहर तो वो है सामने, आई थिंक गुलमोहर तो वो है आंवला। आ जाओ, ये है गुलमोहर। हाँ ये पानी भी हमने देखो पूरी पाइपलाइन बिछाई है यहाँ पर, ये भी एक प्रोसेस हुआ। तो हर जगह अंडरग्राउंड पाइप लगा रखे हमने इस पे। तो यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ से पाइप डाल करके आसपास के पेड़ों में सिंचाई होती थी पहले, अब तो खैर कम जरूरत पड़ता। हाँ पानी फिर वहाँ से मोटर से कनेक्ट करके छोड़ते थे हमसे वहाँ पर पंचायत भवन में। देखो पंचायत भवन का हमको सहयोग रहा, इसमें तो कोई दुरा नहीं। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो पानी का प्रोसेस, खेल तो पानी का है। पेड़ों को अगर पानी नहीं मिला तो मिट्टी को से अलबत्ता जैसे वहाँ पर जो हमारा बालवन में, वहाँ एक अच्छी बात यह है कि वहाँ की जो ज़मीन है उसमें नमी है तो वो होल्ड कर लेता है। यहाँ पर नमी कुछ नहीं, यहाँ पानी मतलब मैंने कहा ना 4 घंटे सर्वाइव नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर तो अभी आजकल बरसात आ रही तो रौनक है पौधों में। 6 महीने बाद एकदम डाउन हुए थे पौधे बेचारे। ये ऐसा लग रहा है जैसे बादाम नहीं, ये रुद्राक्ष है ना? नहीं रुद्राक्ष नहीं है, एक रुद्राक्ष का पेड़ भी था, ये रुद्राक्ष तो है, ये रुद्राक्ष तो है। देखो करो में लगाए थे हमारे, तो गोल गोल होते थे। पेड़ के साथ किसी न किसी का नाम अटैच है, तो वो उसके मम्मी पापा आए थे यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर पेड़ लगाया। ऐसा ही हर पेड़ के साथ कोई ना कोई यहाँ पर आया है। हमने वहाँ पे लगाया था ना, तो मैं 2021 या 22 में लगाया था, तो मेरी दादी ने लगाया था दादाजी के नाम से। तो अब मेरी दादी भी नहीं है, तो वो पेड़ और स्पेशल, मतलब वो ये तो है ही कि दादाजी के नाम से था, लेकिन दादी ने अपने हाथ से लगाया था। तो और मैम आपको एक मजेदार बात पापा काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मेरी दादी, जब मेरे पापा 13 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। हमने तो देखा भी नहीं, तो पापा को बहुत लगा कि मतलब इतने सालों बाद में कुछ कर पाया अपनी माँ। एक चीज अर्चना और भी है, जो चिपको आंदोलन हुआ ना, कई लोगों को लगता है कि इन्वायरमेंटल आंदोलन था, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि चिपको इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर वो औरतें रोज जाती थी उस जंगल में। जब आप किसी जगह रोज जाते हो ना, हमारा अटैचमेंट स्मृति वन से है, तो हम ये नहीं सोचते कि हमारा कितना पेट्रोल फूक रहा है, हम आ रहे हैं, क्योंकि जो इमोशनल अटैचमेंट है ना वो बहुत बड़ा खेल है। इसलिए चिपको आंदोलन हुआ। अगर चिपको आंदोलन उनको लगे हमारे पेड़ है इनसे तो हम रोज काट रहे हैं, इनको कैसे काट लेंगे, वो खड़े उनके खिलाफ में। तो EQ भी IQ से ज़्यादा टक्कर की चीज़ है, इसलिए EQ भी होना चाहिए। तो हमारा IQ के साथ EQ का अटैचमेंट है, समझ लो। जो बल्कि भी 7 मोड़ पे जैसे वो वीडियो हाँ। है ना कि वो रो रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। वो चीज ज्यादा वो करती है हाँ। लोगों को कि वो कितना कनेक्टेड है उन पेड़ों से। और अल्टीमेटली ना मैं कहता हूँ कि देखो जंगलात या वन महकमा का जिम्मेदारी उनको लाखों पेड़ लगाने हैं भाई, उनको तो उनके लिए नौकरी है वो। एंजॉय तो वो कर रहे हैं। हाँ मछली काटने तो आपके होने से मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ मुझे भी करना पड़ेगा। वायरल है, वायरल। उनके तो पैर पर चिपक के घूम रहे हैं। बिफोर आफ्टर उम्र से दौड़ गया ना, बॉडी और गर्म हो रही है। हाँ ऐसा लगा ट्रांसपोर्ट। ऐसे ना, लेकिन जिसके बगल में पानी के कूल गई ना उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। एक बात हमको समझ, इसलिए हमने कूल पूरे यहाँ घुमाई जबरदस्ती। हालांकि उसमें रेगुलर पानी, संजय ने बहुत मेहनत करी, लेकिन ये कि पूरा हाँ वो जो चबूतरा है और ये इकट्ठे बने थे क्या? हाँ नहीं ये पहले बना, वो बाद में बना। ये तो वो ये भी उन्हीं का बना, इको ग्रुप वालों का, इको ग्रुप वालों का, और वो भी उसी ने बनाया। थोड़ा चौड़ा है तो हाँ नेचुरल है वो। ये पहले बैठने के लिए स्पेस बनाया था,
और इस जगह को चूज़ करने के पीछे बताऊँ एक सच बताइए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ चूज़ करते हो पत्थर वाला तो था, पर हमको लगा जगह सुंदर है, तो हमको लगा यहाँ पर लोग आएंगे। अल्टीमेटली हमको तो हरेला की चीज़ को कम्युनिकेट करना था, तो ये पत्थर वाले चैलेंज को हमने कम करके आंका। हालांकि बाद में दिक्कत हुई, बट ये कि फिर भी अब देखो ये भी ये सिद्ध कर गया कि पत्थर वाले इलाके में भी पेड़ हो सकते हैं। रेगिस्तान में तो होते हैं, पर पत्थरों के बीच में भी पेड़ होते हैं, और वो अपना सर्वाइवल ढूंढ लेते हैं, देखो है ना, उनको जड़ों को कहीं ना कहीं से तो मिल रहा हो कुछ ना कुछ। और आश्चर्य की बात है, मैं बताओ, जब हमने फिर लास्ट ईयर क्या करा, जब स्मृति वन ये पूरा भर गया लगभग, यहाँ पर जगह नहीं थी, तो हमने ना बाहर जिससे ज़्यादा डोनेशन आ गया, मतलब 5-7 लोगों का आया और जगह थी नहीं, हम सोच रहे, तो हमने बाहर लगाए सिल्वर ओक के पेड़। हाँ, और आश्चर्य की बात है सारे बच गए। तो हमको समझ में आया इसका मतलब इस ज़मीन में वो क्वालिटी है पेड़ों की वजह। वहाँ तो हमने बहुत पानी उतना नहीं डाल पाए ना, तो इसका मतलब जो बजरी भी है ना, और देखो तो सॉयल, ये सॉयल नहीं है, बजरी के भी कुछ नेटिव प्लांट्स होते हैं जो उसमें से अपने लिए खाना ढूंढ लेते हैं। भाई कुछ तो मिल रहा होगा उनको, तभी तो बच के सर्वाइव करेंगे वो। आओ। फिर इससे ये भी तो होता है ना, जैसे अभी ये रिवर साइड है बिल्कुल, हाँ। जैसे नदी भी काटती है, हाँ। तो जैसे पेड़ों से वो भी तो ठहरेगी मिट्टी। हाँ, वहाँ वही तो कह रहा, हो सकता, वही तो कह रहा है, बिल्कुल कारण होता है। सर ये जो बड़े वाला है, हाँ। ये पहले से था? हाँ, ये सब पेड़ है, कुछ पेड़ बड़े वाले जो हैं वो ये 50 फुट वाले, केवल हमारा टक्कर का वो ऋषिकेश रवत जी गई उतना बड़ा पेड़, वो सबसे बात का हुआ, अदरवाइज ये पुराने पेड़ हैं। और कई पेड़ पर सूख भी गए, होता है, उम्र भी होती है पेड़ों की। सर नीम का हमने कदम लगाए, तो हमने बहुत सारे पेड़ हैं, पर कदम भी लगाया, बहुत सारे लगाए, कुछ सर्वाइव करे। कशनार यहाँ का नेटिव प्लांट है सेमल, सेमल डोडा जिसे बोलते हैं लोग, तो सेमल की सब्जी भी खाते हैं। सेमल हो गया, नीलमोहर हो गया, अमलतास हो गया, ये टफ प्लांट है, ये बच जाते हैं, बाकी डेलिकेट है, बाकी उनके लिए रिस्क बना रहता है। एक दिन एक साइंटिस्ट आए थे अमृता हरेला बाबू, उन्होंने कहा था कि ये भी समझना जरूरी है कि नेटिव प्लांट कौन सा है। हाँ। आप किस इलाके में कौन से पौधे लगाते हो, हर पौधा हर जगह नहीं बचेगा। हालांकि परसों की जो वॉक में अजय शर्मा जी बता रहे थे कि जितने भी देहरादून के पेड़ हैं सब कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं, कोई मैक्सिको कहीं का है, वो अलग अलग बता रहे थे उस दिन, आके सर्वाइव कर गए। देहरादून में कंपैरेटिवली क्लाइमेट इस तरह है कि बहुत सारे दुनिया के मैक्सिकन बता रहे थे कहीं कौन कौन सी चीज़ें आ गई। अब वो ऐसा लगता है यहीं के पेड़ हैं, कोई अंग्रेज कभी किसी ज़माने में लाए हुए ना, लेकिन ये कि अब हो गया उस तरह से, मतलब काफ़ी एक्लेमेटाइज कर लिया उन लोगों ने अपने आप को। तो इसका एक है, ये जो बाउंड्री टाइप की बना रखी है, ये संजय जी ने अपना बगीचा बनाया, इन हाउस बगीचा। तो संजय जी ने इसमें देखो बैंगन वैंगन लगा रखा है, तो अच्छा है। हाँ हाँ, तो संजय तो वहाँ पर जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर इनका अपना है खेती बाड़ी का काम ना, तो उसका वो इंस्टिंक्ट है चीज़ों को उस तरह से देखने का, हम उस तरह भी देखें वो देख लेते हैं। पर वो है ना कि वो काम की तरह नहीं, उनका एक इंटरेस्ट, मतलब उनका है इससे इंटरेस्ट ना। नहीं, संजय का रोल बहुत बड़ा रहा मैम। देखो क्या होता है कि हर टीम तब बिल्डअप होती है, उसके कोर में कुछ बेहतरीन लोग आ जाएं, मतलब जो डेडिकेशन से काम करते हो, तो संजय इज़ वन ऑफ देम। उसने आकर के, ठीक है, उसको हमने छोटा मोटा योगदान जो भी दिया वो तो अलग बात है, पर उसने उसको बहुत सिंसियरली किया। इसके कारण ही ऐसा हुआ कि ये चीज़ें इतनी पनपी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी भी समझ के बाहर हैं कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। दायरा है वो कम रहा होगा शुरुआत में? नहीं, शुरुआत में तो ज़्यादा दायरा था इसका। इनफैक्ट ये भी जो जगह थी ये भी हमारे पास ही थी, जो लैंड भी थी, लेकिन वो बाद में उन्होंने पर भवन बनाया गांव ने, तो फिर हमने वो स्पेस छोड़ दिया था। पार्किंग रहती है, हाँ। और नीचे वाला तो जो है सो है ही है, वो 8 बीघे का टोटल मिला करके तब के डीएम ने हमको कहा था ये पर बनाओ। बेसिकली जंगलात की ज़मीन है, हमारी धात की ज़मीन नहीं है, पर यह है कि हमने इसको ग्रीन करने का टास्क कर लिया था, तो हमने इसे कर दिया है लगभग, अभी बेहतर हो रहा है। ये पेड़, इन पेड़ों की भी अच्छी बात है। देखो एक बात और समझ में आई, मैं कह रहा प्लांटेशन में एक चीज़ समझनी चाहिए, जितना जो बड़ा प्लांट आएगा ना, जैसे अब जाके एमडीडी ने पॉलिसी चेंज की, पहले हमने शुरू में बहुत छोटे प्लांट लगाए, उनका सर्वाइवल कम है। अब जो ये पेड़ है ना, जितने ये लगे हुए इस वाले पोर्शन में 10-15, ये भीमला रावची है जो धात में इनका प्लांट, तो उन्होंने मंगाया कहीं से, तो ये प्लांट ही इनिशियली 10-12 फुट वाले थे, बस इतने 8 फुट वाले तो थे, तो वो एकदम सर्वाइव कर गए, उनमें कोई रिस्क नहीं आया क्योंकि उनकी ताकत बढ़ गई थी। तो अब एमडीडी भी कुछ टाइम से ऐसे कर रहा है कि बड़े लाते हैं। अब हम भी क्या करते हैं कि जैसे हमने ये ला के रख दिए, इससे ये अगले साल की तैयारी है, 1 साल तक हो जाएंगे,
तो इनके बचने के चांसेस ज़्यादा है। पानी पूल डालते रहो। हाँ वो तो डालता रहेगा, वो संजय करता है, इसलिए यहाँ रखे रहते सामने से। सर यहाँ पे जितने ये बड़े पेड़ हैं जो लंबे लंबे हैं, ये सारे पहले से तो कोई नहीं था ना? नहीं कुछ थे, मैंने कहा ना कुछ तो बहुत बहुत 40-50 फुट वाले हैं, पर ये हमारे ये जो है सारे इधर वाला पैच पूरे सारे हमारे टाइम के हैं। ये कचनार का भी हमारे टाइम का है, ये कचनार जो दिख रहा है ना, अमलतास और फिर बीच में कचनार। इधर मैंने अपने मेरे पिताजी और खंडूरी के पिताजी और भगोड़ा जी तीनों एक साथ नौकरी करते थे, तो उनके तीनों के रो में पेड़ लगा रखे, एक साथ ही लगा रखे, वो बहुत फास्ट फ्रेंड थे। तो ऐसे कई सारी मेमोरीज हमारे साथ जुड़ी है, तो छोटी सी बात है। करना सर, हाँ मैंने सुना कि आप तीनों की दोस्तों की नेम प्लेट भी सबसे लास्ट में बनी, लेकिन हमारी नेम प्लेट बनी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना शुरू में तो किसी ने तोड़ी, कभी गिदड़ ने तोड़ी, फिर वो हमने फिर लास्ट में, और हमको लोग कहते थे यार हमारा पेड़ खराब है, हमने अपने पेड़ कभी देखे ही नहीं, लिटरली अब देखे। ये कचनार इतना अच्छा मेडिसिन प्लांट होता है ना, हाँ कचनार जैसे बॉडी में कहीं गांठ हो जाती है ना, ये मेरी सास के लिए। हाँ खेली निकाल दी, ये इनका पेड़ था। 2-3 इनिशियल तो दिक्कत है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नीचे खाद नहीं है। अब देखिए ये है कचनार, ये मैडम ये कचनार है। अच्छा, गोल पत्ते होते हैं कचनार के, वो अमलतास है। हाँ इस बार कितने अच्छे हो गए, ये मेरे पिताजी का, ये अंकल जी का, और ये हमारे तीसरे अंकल जी का। यहाँ पे बड़ा अच्छे से अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, भर गया ना, और अभी भरा है ये। हाँ देखो ना कितनी अच्छी हो रही है। हाँ सर ये जो वो लगा रखी है बाउंड्री टाइप की, ऐसा क्यों क्या होगा? मतलब वो भी तो नहीं वो तो चलो उन्होंने ही दिया, ये अलॉट तो जमीन उन्होंने करी है, तारबाड़ उन्होंने करके दी गवर्नमेंट ने, इसके अंदर कर लो प्लांटेशन। अच्छा, वो जो वहाँ लगे हुए वो भी तो शायद हमारे ही? नहीं वो नहीं, हमारा नहीं, वो तो उनका है ना, मतलब अदरक गाँव के, ये अदरक ला रखी। आज मुझे खंडा की बम्बू ही दिख रहा है। पहले तो हमने यहाँ पर श्रमदान कर पत्थर उठा के, नवानी जी ने पहला टास्क किया था कि पत्थर उठा के नदियाँ फेंको, क्योंकि बहुत पत्थर थे यहाँ पर, घास उखाड़नी, पत्थर फेंकना। घास उखाड़नी, पत्थर फेंकना। फिर क्या होता है कि पहले इतनी बड़ी कंटीली झाड़ियाँ थी यहाँ पर, पहले यहाँ पर पता वो बहुत होता, कड़ी पत्ता बहुत था, हाँ बहुत ज्यादा, बहुत कड़ी पत्ता था, कड़ी बेर की जड़ें थी, बेर की जड़ें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी मोटी होती है। और फिर संजय भाई ने निकाली, कुछ खबरें भी निकाली, तो यहाँ पर कड़ी पत्ता और बेर बहुत थे यहाँ पर, वो नेटिव चीज़ें यहाँ पर, इसीलिए हमने बेर का जंगल बनाने की कोशिश करी जानवरों के लिए ना, पर लेकिन वो पानी के चक्कर में गया, तो वो निकाले गए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर ये जो भी कुछ घास है इसलिए पनप रही, क्योंकि इसके नीचे की जो जड़ें हटी हैं। संजय ने बहुत काम किया इसमें, तो अब जाकर के अब ये एक वाला एग्जाम्पल बन गया। अब तो क्या एग्जाम्पल है ये पूरा, तो इसकी पूरी हिस्ट्री। तो सभी को नमस्कार। वैसे अभी हमने हरेला वॉक कर ली है और स्मृति वन की सैर कर ली है, और हालांकि हम काफ़ी समय से यहाँ पे आते रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी आज ही हम धाद के साथियों को भी मिली है। तो आज 23 अगस्त 2026 को हम सुबह स्मृति वन में सम्मिलित हुए हैं सभी, और हरेला वॉक के साथ हम ओपन माइक भी कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो ओपन माइक में मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ मेरे पास बोलने को कमी है, जो चुटकुले मैंने तैयार किए थे। है? नहीं पता। मैं योगेश, मैं बताता हूँ, चलो आज एक किस्सा सुनाता हूँ। क्या हुआ कि मैं एक फाटक पे खड़ा हुआ था, फाटक बंद था और ट्रेन को आना था, तो हम रुके हुए थे। तो मुझे बहुत मन करता है कि यार ट्रेन जाएगी, वीडियो खींचूंगा, इसका वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे ही वीडियो का मैंने बटन ऑन किया, अलार्म बज गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सपने कभी पूरे नहीं होते गाइस। अलार्म बज जाता है जैसे ही आप क्लिक करने वाले होते हैं। लगता है आज को भी टाइम में बजा था, इसलिए अपडेट देते हैं। हैं? जोक तो मैंने मारा। भाई पूरा शूट करो यार। हाँ। सवाल है, तुम फाटक के इस पार खड़े थे या बीच में? ये बताओ।
नहीं, इस पे मैंने जोक बनाया नहीं वैसे, मैं खड़ा तो मैं दूसरी तरफ भी था स्कूटी में। और एक बार क्या हुआ कि मैं कोशिश कर रहा था स्कूटी चलाते हुए कि यार ये तेज़ क्यों नहीं चल रही है ना। मैंने बहुत कोशिश की, पर ना स्कूटी को तेज़ चलाने के लिए ना एक चीज़ चाहिए होती है बेसिक, वो होती है स्कूटी। तो जब तक स्कूटी नहीं होगी तो स्कूटी तेज़ कैसे चलेगी। ने लिखी थी कुछ दिन पहले, और जो इसकी मतलब हमारी थीम है आज की एनवायरनमेंट, उसी से रिलेटेड है कि नेचर और ह्यूमन का कैसे रिश्ता बन सकता है, कैसा होना चाहिए। पहाड़ से कभी पहाड़ बनकर नहीं जीता जा सकता, पहाड़ से कभी पहाड़ बनकर नहीं जीता जा सकता। पहाड़ से पार पाने के लिए तो बर्फ़ को भी पिघलकर नदी होना पड़ता है। मतलब जो थॉट है वो ये है कि जब हम देखते हैं कि बर्फ़ यानी पानी जो होता है, जब वो हार्ड फॉर्म में होता है, यानी ग्लेशियर होता है, यानी बर्फ़ का पानी का पहाड़ होता है एक तरीके से, तो वो पहाड़ में, मैं हिमालयाज़ के टर्म में बात कर रही हूँ, तो वो पहाड़ में कोने में पड़ा होता है। लेकिन जब वो सरल हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो बह करके पहाड़ से पार नदी बन करके निकल जाता है। सॉरी, ये बंद हो गया सौरभ। पहाड़ बनकर नहीं जीता जा सकता, पहाड़ से पार पाने के लिए तो बर्फ को भी पिघलकर नदी होना पड़ता है। पहाड़ पर कभी तनकर नहीं चढ़ा जाता, पहाड़ पर कभी तनकर नहीं चढ़ा जाता, घुटने मोड़कर थोड़ी कमर झुकानी पड़ती है। जो भी पहाड़ी हैं, या आपने कभी पहाड़ियों को पहाड़ चढ़ते हुए देखा होगा, जो गांव के लोग होते हैं, हमेशा वो हल्का सा बेंड होकर के और कमर पीछे रखकर तब वो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं। इससे चढ़ाई थोड़ा सा इजी फील होती है। शायद ये एक एवोल्यूशन भी है कि इसीलिए पहाड़ियों की हाइट थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि अगर वो बहुत लंबे होंगे और बहुत सीधा होकर के चलेंगे तो आप बहुत लंबी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। यानी पहाड़ के सामने हमेशा आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो पहाड़ पर कभी तनकर नहीं चढ़ा जाता, घुटने मोड़कर थोड़ी कमर झुकानी पड़ती है। सर उठाने से पहले झुकाने पड़ते हैं कंधे। यानी अगर आपको कभी पहाड़ का टॉप देखना है तो आप बिल्कुल गर्दन ऊंची कर कर नहीं देख सकते, हमेशा बॉडी को ढीला छोड़कर थोड़े से कंधे झुकाकर फिर आप उसका टॉप देख पाएंगे। घुटने मोड़कर थोड़ी कमर झुकानी पड़ती है, सर उठाने से पहले झुकाने पड़ते हैं कंधे। एक पहाड़ी सा सरल होकर ही पहाड़ पर जिया जा सकता है। यानी कि जब आप नेचर के साथ सामंजस्य बिठाकर, नेचर की जो विशालता है उसको एक्सेप्ट करके, उसके सामने हम्बल होकर के सर झुकाकर नेचर के साथ सरवाइव करने की कोशिश करोगे तो ही आप पहाड़ पर यानी नेचर के साथ जी पाओगे। और अगर हम पहाड़ के साथ पहाड़ बनने की कोशिश करेंगे, जो कि हम देखते हैं कि जब सड़कें बनती हैं, अगर विस्फोट होते हैं या जिस तरह से बहुत सारी चीज़ होती है, खनन होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, तो आपदाएं आती हैं, फिर हम प्रकृति का विशाल रूप देखते हैं। तो पहाड़ के साथ हमेशा सरल होकर, हम्बल होकर ही जिया जा सकता है। थैंक यू। प्रकृति ने हमें क्या दिया और हमने उसे क्या दिया। उसने हमें जंगल दिए, हमने उसे आरी दी। प्रकृति ने हमें नदियाँ दी, हमने उसे नाली दी। प्रकृति ने हमें पहाड़ दिए, हमने उसे मशीनें दी। प्रकृति ने हमें सांसें दी, हमने उसे धुआं दिया। और फिर बड़े हर्ष और सम्मान से कहा कि पर्यावरण हमारी प्राथमिकता है। फिर अगले ही पन्ने पर लिखा मिला, पेड़ हटाने की अनुमति प्रदान की जाती है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं कुछ ओरिजिनल तो प्रिपेयर करके नहीं आया, लेकिन गिरिराज जी की एक कहानी है कि बोल व्यापारी तेरा क्या होगा, वही कविता सुनाता, सॉरी कविता, इसलिए हमें तमन्ना की जरूरत है। तो कविता आप सभी ने सुनी होगी, थोड़ा अपनी मधुर आवाज़ में सुनाने की कोशिश करता हूँ कि एक तरफ बर्बाद बस्तियाँ, एक तरफ हो तुम। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। एक तरफ बर्बाद बस्तियाँ, एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियाँ, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियाँ, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया और एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात है तुम्हारी, अजी वाह क्या बात है तुम्हारी। तुम तो पानी के व्यापारी, तुम तो पानी के व्यापारी। खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई है बिसात तुम्हारी।
सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। ये लाइन इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के समय में जो हमारे यहाँ पे खनन है वो लीगल इलीगल कितना है उस पर उसकी गहराई पे नहीं जाते। परंतु मैं आपको एक थोड़ी सी एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। आप सभी ने अभी प्रेमनगर में देखा होगा कि पुल वहाँ था। आप कल्पना कीजिए कि अगर आप सुबह उठ के शावर में नहा रहे हैं, पानी आ रहा है आपके मुंह पे, तो बढ़िया नहाने को मिलता है, लेकिन अगर उसी शावर में कुछ पत्थर कंकड़ आने लगे तो शायद हमारा मुंह छिल जाएगा। कहीं ना कहीं जो नदी का तंत्र होता है, जब नदी के तंत्र पे खनन किया जाता है तो वो जो एक उसका पूरा सेडिमेंट है वो पूरा का पूरा हिल जाता है। तो जब पानी अपनी पूरी बौछार से नीचे बहता है तो निचले इलाकों में वो पत्थर के अलावा कंकड़ और इन सारी वस्तुओं को भी लेके जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे एंकर पॉइंट्स होते हैं, जो वहाँ पे पुल होते हैं, वो पानी से नहीं बल्कि उन कंकड़ पत्थरों से टूटते हैं। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी, 2021 से लेकर 2026 के बीच 21 में मालदीता का पुल, 22 में थानों का पुल, 23 में मालदीता और रायपुर का पुल, 24 में कुछ नहीं हुआ, 25 में ये पूरा ये स्मृति वन ढह गया था, और 26 में दोबारा आपका प्रेमनगर का पुल तो नहीं ढहे। पर ये लिंक रोड टूटने का मुख्य कारण यही है कि जो नदियों का तंत्र है उससे जो समय समय में खिलवाड़ किया जाता है, कहीं ना कहीं वो उसके जो छाती पर पत्थर कंकड़ कूट रहे हैं, जो गिरडा जी ने कहा था, वो बड़ा कारण है। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, कब तक चलेगी ये मनमर्जी। माफ कीजिएगा, थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर दिया, पर कोई बात नहीं। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सारी मस्ती, महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे। जो अभी यहाँ पे HID का पूरा कैंपस बह गया था, माफ़ कीजिएगा, ये डिफेंस एकेडमी का कैंपस बह गया था, और हम यहाँ पे खड़े हैं तो काफ़ी हद तक ये पूरा इलाका भी बह गया था। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब तेरा क्या होगा। इस पर मैं एक और इंसिडेंट बताना चाहूँगा। पौड़ी, अगर आप जानते हैं, मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। पौड़ी में मोखाल और साथ में जो है आपका कंडोलिया। आप में से कौन कौन जानता है खाल का मतलब क्या होता है? खाल का मतलब क्या होता है बताइए? तालाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो तालाब हमारे गांव में, हमारे पौड़ी में तालाब हुआ करते थे। पौड़ी में कंडोलिया एक ऐसा इलाका था जहाँ पे पानी का भरा होता था, पूरा जो शहर है वहाँ से पानी पीता था। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे एक कंक्रीट का पार्क बना दिया गया, और आज जो पानी हमारा फ्री था उसी के लिए हम एक पाइपलाइन के द्वारा हम मीटर के लिए पैसे देते हैं। इसमें किसकी गलती है? ना सरकार की है ना हमारी गलती है। गलती है कि शायद मुझे, मेरे बच्चों को पार्क चाहिए, मेरे बच्चों को वो पानी नहीं चाहिए। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे तब, बोल व्यापारी तेरा क्या होगा। नगद उधारी तब क्या होगा, आज भले ही मौज उड़ा लो, आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती तो बोल व्यापारी क्या होगा। नमस्कार सभी को। अब मुझे मजबूर कर दिया गाना के लिए। मुझे गाना आता नहीं, सही बात है, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन गाता हूँ। एंड लेकिन उसको थोड़ा इग्नोर करना, मतलब ज़्यादा उसमें मत जाना, ठीक है? तो थोड़ा गढ़वाली गाना है, तो शायद आप आई डोंट नो कितना लाइक करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन गढ़वाली गाना है। जरा ठंडू चला दे, जरा मटू चला दी, जरा ठंडू चला दे, जरा मटू चला दी, मेरी चादर छुट गया पिछने, जरा मटू चला दी, जरा ठंडू चला दी, जरा मटू चला दी, मेरी चादर छुट गया पिछने, जरा मटू चला दी। मैं बीमार छूं, मैं बीमार छूं, नागिना ले जा दी, नागिना हॉस्पिटल माँ इलाज करा दी, जरा ठंडू चला दी, जरा मटू चला दी, मेरी चादर छुट गया पिछने, जरा मटू चला दी। धन्यवाद। जैसे लेडीज बीमार है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको इलाज के लिए ले जाना है, जी, जी। तो गाड़ी तेज न करो, बोले ठंडू चला, मटू चला, धीरे धीरे ले जा, जी, जी। मैं बीमार हूँ, मुझे नगीना ले जा दे, नगीना की जगह है, अच्छा। वो उस हॉस्पिटल में मेरा इलाज करा दे। अच्छा, अच्छा। इस तरह का था। जी, जी। बहुत धन्यवाद सर। जोड़ता हूँ। अच्छा, आत्मनिर्भरता मुझे शब्द भी तब मेरे दिमाग में आया जब मैंने अपने घर के कुछ सदस्यों को ऐसा करते हुए देखा। मतलब मैं
रैट किल लेके आया चूहे के लिए, वो चूहा खुद रैट किल ढूंढ के खा चुका है। अबे मैं लेके आया हूँ ना, मैं तेरे को परोस के दूंगा तब खाइयो ना यार, मतलब है मतलब कुछ लेके आए हैं तो हम परोसेंगे ना यार, खुद खा लोगे आप, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए मतलब। गीत गा रही हूँ ये नरेंद्र सिंह नेगी जी का गढ़वाली है तो ये बसंत ऋतु पे, पर मुझे लगता है जब पर्यावरण बचेगा तभी बसंत ऋतु भी हो पाएगी और सारी ऋतुएं हो पाएंगी। तो सुनाती हूँ मैं आपको। हे जी सारियों माफूली गे होली फ्योली लयणी मैं घर छोड़ावा, हे जी घर बूण बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा, हे जी सारियों माफूली गे होली आयु होलू फुलार हमारा सत्या आरु चोलो माँ होला चेती पसरु मंगना जी खोला खोलो माँ ढक्या द्वार मोर देखी की फुलरी खोल्या होला मैं घर छोड़ावा, हे जी सारियों माफूली गे होली फ्योली लयणी मैं घर छोड़ावा, हे जी घर बूण बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा, हे जी सारियों माफूली गे होली नाउनु धर्म्यालु आगास नाउनी मयलु यखे धरती अजान खचिन पेंडा मन की अणमील चौतरफी छिभे ये निर्भय परदेस मा तुम राणा तेरा मैं घर छोड़ावा, हे जी सारियों माफूली गे होली फ्योली लयणी मैं घर छोड़ावा, हे जी घर बूण बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा, हे जी सारियों माफूली गे होली। धन्यवाद। अपनी बात रखें यहाँ पे, आप सबसे छोटे हैं और अकेले से महसूस कर रहे थे तो हम आपकी भी कुछ सुनना चाहेंगे क्योंकि आप सबसे छोटे हैं, आपका एक अलग नज़रिया है। हाँ जी, सबसे युवा है जी, ठीक। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को कि मुझे भी बोलने का मौका दिया गया। पहले तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसके बारे में। पहली बार जो मैंने धात के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हरेला वॉक का, और उसके बाद कुछ एक कविता सुनाता हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ये हरेला वॉक का तब था जब राजपुर रोड साइड अजय शर्मा जी जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और बर्ड वॉचर हैं, उन्होंने ये
धाद ने उनके साथ मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। और हम लोगों ने कई सारे पेड़, कई वैरायटी ऑफ पेड़ देखे, प्लांट्स देखे, मतलब ऐसे ऐसे पेड़ देखे, ऐसे ऐसे घास तक ऐसी ऐसी थी जो पता भी नहीं था कि होती भी हैं, मतलब इनका नाम ऐसा ऐसा होता है, इनकी वैरायटी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ऐसे ऐसे हो सकती है, ये कुछ बेनिफिशियल थी, कुछ नहीं होती हैं। तो ये सब जानने को भी मिला और पता चला कि नेचर के साथ हमारा कितना क्लोज रिलेशन है और कैसे हर बार नेचर का जो एक हिस्सा है, पेड़ ही है मान लो, तो हर बार हर पेड़ यहीं के लिए नहीं बना है, कुछ पेड़ कहीं किसी एक जगह के लिए उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से ही बने हैं। तो हर बार नेचर का वो पार्ट हमारे लिए नहीं बना होता है, ये भी समझना ज़रूरी है, वरना तो फिर हम नेचर को उल्टा और ख़राब करेंगे, अपनी इस ज्योग्राफी को और ख़राब करेंगे, ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन को और ख़राब करेंगे। तो ये मैं समझा था और नेचर के साथ जो हमारा इतना प्यारा रिलेशन है हम ह्यूमंस का, उसको समझा था। कैसे मतलब ऐसे ऐसे पेड़ जो आज के टाइम पे हम इतने कॉमनली देखते हैं, वो कहाँ विदेशों से आए थे, तो कुछ पेड़ यहाँ के इंडिजिनस पेड़ थे, तो उन सब के बारे में भी पता चला। अब इसके पश्चात मैं कुछ एक कविता प्रस्तुत करूँगा, खुद से तो नहीं लिखी है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है। और वैसे भी अभी सावन का महीना चल रहा है, नेचर का महीना चल रहा है, और ये रोमांटिक के साथ साथ नेचर को भी कनेक्ट करती है, तो उसको पढ़ना चाहूँगा। अब दिन बदले घड़ियाँ बदली, साजन आए सावन आया, धरती की जलती सांसों ने मेरी सांसों में ताप भरा, सरसी की छाती दर की तो कर घाव गई मुझ पर गहरा, है नियति प्रकृति की ऋतुओं में संबंध कहीं कुछ अनजाना, अब दिन बदले घड़ियाँ बदली, साजन आए सावन आया, तूफान उठा जब अंबर में, अंतर किसने झकझोर दिया, मन के 100 बंद कपाटों को क्षण भर के अंदर खोल दिया, झोंका जब आया मधुवन में, प्रिय का संदेश लिए आया, ऐसी निकली ही धूप नहीं जो साथ नहीं लाई छाया, अब दिन बदले घड़ियाँ बदली, साजन आए सावन आया। ये वो कविता थी जो मुझे लगा कि बहुत ही सुंदर कविता है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, जो ना ही सिर्फ ये बताती है कि नेचर कितनी अच्छी है, बल्कि उसको एक प्यारे एंगल से, प्रेम के एंगल से भी दिखाती है कि हमको नेचर के प्रति भी प्रेम दिखाना चाहिए, ज़रूर दिखाना चाहिए। अब इसके पश्चात मैं अभी पहाड़ों में, हम उत्तराखंड के हैं, पहाड़ों के हैं, और आजकल ये देखा गया है कि कई जगहों से उत्तराखंड स्पेशली पहाड़ खाली होने के लिए जाना जा रहा है। घोस्ट विलेजेस उत्तराखंड में इतने बन चुके हैं कि अंत में मैं उन घोस्ट विलेजेस के बारे में ही एक छोटी सी 2-4 लाइनें हैं, एक गढ़वाली कवि हैं, उसको बताना चाहूँगा, प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जुच्छा यक सब उन्द जया छन, यक सूख्या मुंग र्योट रया छन, अरे जुच्छा यक सब उन्द जया छन, यक सूख्या मुंग र्योट रया छन, यूं माँ भी कुछ उन्द चल्या, कुछ अब जानो तैयार होया छन। धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ निश्चल जी हैं जो एक हमारे बीच सबसे युवा साथी हमारे। निश्चल, मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइन करा तो यहाँ पे देखा है कि पर्यावरण को लेके या तो जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लोगों में साथ में भी देखा, तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही है, पहले तो पर्यावरण को लेके आपका क्या माइंडसेट है? क्या यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो पर्यावरण को लेके सेम तरीके से हो रहा है? मतलब मेरा जो टेक है, आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कुछ हद तक अब ऐसा भी है कि हम लोगों की मांगे ही ऐसी हैं। हम अगर डेवलपमेंट ना हो, अगर वो ना हो, तो हम बोलते हैं क्यों नहीं बना, सरकार कुछ करती नहीं है, और बनने लगे तो फिर दूसरी साइड से ये भी होता है, ये केयर भी आती है नेचर के लिए कि देखो अब इस वजह से नेचर कितनी हार्म हो रही है। अब उसके बीच में हमें एक बीच का रास्ता ढूंढना भी ज़रूरी है ना। ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से पेड़ काट देने या पूरी तरीके से नेचर को डिस्ट्रॉय करके अपना डेवलपमेंट की तरफ जाना है, बल्कि नेचर के बीच में कुछ ऐसा थोड़ा तरीका ढूंढा जाए कि जिससे ना ही सिर्फ हमारा डेवलपमेंट हो, नेचर भी बची रहे। कि अगर कुछ भी बन रहा है तो उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ की जाए, अगर कोई फैक्ट्री बन रही है, अगर कोई इंडस्ट्री बन रही है, कुछ रोड्स बन रही हैं, तो साथ साथ उनके पेड़ लगाए जाएं, उनके साथ साथ जो पेड़ लगाए जाएं उनको मेंटेन किया जाए, लगातार लोगों को जागरूक किया जाए कि आप ये देखिए कि ये तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपको पेड़ भी लगाना है, साथ साथ आपको नेचर को बचाए भी रखना है, उसके साथ साथ चलते रहना है। ऐसा नहीं कि आप नेचर को अलग छोड़ रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसे में तो फिर आप खुद ही आपकी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये ज़रूरी है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें विकास भी हो और साथ में जो प्रकृति है उसका संरक्षण भी हो। दूसरा सवाल मुझे जैसे आप देखते हैं कि जैसे पेड़ है, आप शायद 2000 के दशक में पैदा हुए होंगे। सो आपने सुना होगा कई लोगों से कि रिश्वना जो कोई भी शहर है वो किसी नदी किनारे बसता है, ठीक है। देहरादून भी जो है रिश्वना के नदी बिंदाल किनारे में सब ऐसी ही नदियाँ होती थी। आज की डेट में अगर मैं बोलता हूँ कि पेड़ काटना मेरा हक नहीं है क्योंकि मैंने नहीं लगाए हैं, जो 100 साल पुराना पेड़ है, क्योंकि आप लोग भी एग्री करेंगे जो पेड़ मैंने नहीं लगाया तो उसको काटने का हक मेरा नहीं बनता है। आप जिस वे में आज देहरादून को देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो आपकी अगली जनरेशन होगी या आपकी जनरेशन में जो देहरादून का हाल है वो ऐसा ही रहने वाला है या कुछ बदल सकता है? अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जब धात जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर और लोगों के साथ कनेक्ट करेंगी और जगह जाएंगी, वैसे तो आज के टाइम पे लोगों का नज़रिया बदलने लगा है, लोग ठीक भी सोच रहे हैं क्योंकि ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन अब लगातार हर जगह स्टेट में, जैसे उत्तराखंड में धात बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर स्टेट में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, नेशन वाइड अपनी ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं। तो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चलती रही, वो और युवाओं को टारगेट करती रही और नए तरीके ढूंढती रही, जैसे ये रील्स बनाना है, यूट्यूब वीडियोस बनाना है, इसके अलावा फिर बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोशिश की जाए तो। जैसे पहले लोकल प्रोडक्शन हाउसेस, फिर बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कांटेक्ट करके डॉक्यूमेंट्रीज जैसी चीज़ें भी बनाई जाएँ, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़, जिसमें बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट जो उत्तराखंड के अपने हैं उनको फीचर किया जाए, जो भी अपने स्टेट का कर रहा है उसको फीचर किया जाए, तो फिर युवा का नज़रिया बदल सकता है। आज के टाइम पे अब युवा का नज़रिया तभी बदलेगा जब बाकी पहले की जनरेशन जो है उनके साथ कनेक्ट करेगी, बताएगी कि हमसे ये गलतियाँ हुई थी, अब तुम्हें ये गलतियाँ नहीं करनी है, तुम्हें आगे ये सब नहीं करना है। तो उनके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और धात जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरे लिए कि आप यहाँ 2 बार आ चुके हैं धात की वॉक्स में, ठीक है। हम लोग ऐसा क्या करें कि ज़्यादा यूथ को टारगेट कर पाएँ, आपकी जो उम्र के बच्चे हैं उनको टारगेट कर पाएँ, वो ज़्यादा ज्वाइन करें, हम क्या चेंज कर सकते हैं? और मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि क्रिटिकली आप बताएं कि क्या गलती हो रही है जिसमें हम युवा को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। युवा मतलब हम सभी युवा हैं, तन्मय सर भी युवा है हमारी बीच में, पर आप लोगों की जो एज ग्रुप है उन्हें टारगेट करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? हमारा जो एज ग्रुप है सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो सोशल मीडिया से अगर आपने कनेक्ट नहीं किया तो फिर तो हमसे नहीं हो सकता कनेक्ट कोई। अगर अब हम सबके पास फ़ोन है, सब सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वेब सीरीज़ भी देखते हैं, लेकिन अब ये सोशल मीडिया का दौर ज़्यादा है। तो सोशल मीडिया में आपको इस तरीके से वीडियोस बनाने होंगे जो ऐसा भी ना हो कि एकदम रॉ वीडियोस भी नहीं लगने चाहिए। कुछ जगहों पर रॉ वीडियोस ठीक है, लेकिन फिर बाद में एडिटेड होने चाहिए। और फिर मैटर करता है कि सोशल मीडिया में आप जिस तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे हो, उसमें पिक्चर्स कैसे लगा रहे हो, उसमें एडिटिंग किस स्टाइल की कर रहे हो, और फिर उसमें आपको कुछ हुक डालना पड़ेगा कि मतलब लोगों का आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले ढूंढना पड़ेगा कि एल्गोरिदम कैसा है, आज की जनरेशन क्या देखती है ज़्यादातर, क्या है, और फिर आपको उसमें कुछ ऐसा हुक ढूंढना पड़ेगा कि भाई आपके वीडियो की शुरुआत में, आपकी फ़ोटो के उसमें कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि हमारा ध्यान उस पर अटक जाए कि ये देखो ऐसा है, या फिर कुछ रुको रुको रुको, इस टाइप से ऐसी चीज़ें करते रहनी पड़ेगी जो हुक करके रखे हमें, मतलब वीडियो से हुक करके रखें। वीडियो से हुक करेंगे तो आपकी जो बात है वो क्या पता अब युवा सुनेगा, हम लोग सुनेंगे आप लोगों की बात, और अगर हम लोगों ने बात सुनी तो फिर हम ज्वाइन करने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी आपको एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नॉर्मली हर चीज़ देखने से कोई आने कम हो गया है ना, कि केवल देखा और आने लग गए, ऐसा कम होता है। तो ब्यूटीफुल तरीके से हर चीज़ को अगर आपने दिखाया, प्रेजेंट किया, एड्स बनाए, एडवर्टाइजमेंट्स थी, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, पोस्टर्स हैं, पोस्टर्स हर जगह लगाइए, पोस्टर से लोगों को समझाइए। गवर्नमेंट से तो आप लोग कंट्रीब्यूट करते ही हैं, लेकिन और भी जो सोशल मीडिया पर भी और जो अकाउंट्स होते हैं बड़े बड़े जो जनजी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, मतलब जैसे जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो लोग बात करते हैं, तो उन लोगों के साथ कनेक्ट होइए, उन लोगों के साथ स्पॉन्सरिंग करिए, उन लोगों से इस बात को फैलाइए। अगर उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के अपने बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों के साथ आप कंट्रीब्यूट, उन लोगों के साथ आप मिलिए, कोलैब कीजिए, उन लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, और फिर उन लोगों को बोलिए कि आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। तो क्या तो लोगों के जो हम लोगों के हैं, जो हम उनको देखते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और इस नेचर के प्रिजर्वेशन में ज़्यादा रोल प्ले कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चल आपका। आप रविंद्र जैन की कुछ 4 लाइन पहले सुनाना चाहूँगा। रविंद्र जैन जी जो हैं हमारे एक सिंगर रह चुके हैं, और राम तेरी गंगा मैली बहुत एक अच्छी मूवी थी,
तो कि सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पर जो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो ये तो कुछ 4 लाइन थी और मुझे इसका जो अच्छे से कंपोजिशन है वो पूरा नहीं आता है, तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि मुझे कंफर्टेबल हो जाना चाहिए और आराम से बैठ के जो है थोड़ा सा 4 लाइनें गुनगुनानी चाहिए यहाँ पे। बस 4 हम गिन हाँ नहीं, 4 ही है। हम गिन रहे हैं। तो सावन का महीना है और सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, पवन करे शोर। क्या करे, क्या करे? पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। अच्छा, सबको नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं निश्चल की तारीफ़ करूँगी। जब से मैं आई हूँ मैं उसको नोटिस कर रही हूँ, बच्चा नहा धो के पूजा उजा करके टीका टुका लगा कर आया घर से, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। और आप बोलते भी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप जेन अल्फा हो ना, जेन जी हो आप, 2011 10। तो और आप हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ते हो ना, तो ये उनकी उपलब्धि है ना। आप हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ते हो इतने छोटे होके, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना। तो इसी पर मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है। उस टाइम की बात है जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। वैसे आप लोगों ने स्पीच के लिए मना किया, पर मुझे ये, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स भी हैं, तो एक छोटा सा मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ, है ना। तो हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी, और लाल किले की प्राचीर पर जो है साहित्य का सम्मेलन हो रहा था, और हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी उसको होस्ट कर रहे थे, है ना, जो बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, हम लोग अपनी बुक में पढ़ते भी रहे उनको। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जब फ्लीट आई तो सोहनलाल जी जो है उनको रिसीव करने गए। तो वो जब उनको वापस लेके आ रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू जी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और अचानक वो लड़खड़ा गए। तो जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी लड़खड़ाए तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले कि पंडित जी, आप तो देश हैं और आप सरकार हैं, आपका यूं लड़खड़ाना उचित नहीं है। तो पंडित जी बोले कि द्विवेदी जी, ठीक है कि मैं देश हूँ, सरकार हूँ, लेकिन जब तक आप जैसे लेखक, आप जैसे साहित्यकार, आप जैसे कहानीकार, कथाकार इस दुनिया में हैं, तो जब जब देश और सरकार लड़खड़ाएगी तब तब आप जैसे साहित्यकार, लेखक, कलाकार देश और सरकार को संभालने का काम करेंगे। तो बात तो बहुत छोटी थी, लेकिन उनका कहने का मतलब बहुत बड़ा था कि जो हम लोग लिखते हैं और जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसका सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब जैसे अर्चना जी ने अपनी स्वलिखित कविता यहाँ पर सुनाई, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ऐसे ही जब भी हम कुछ लिखें तो ऐसा लिखें कि उससे सोसाइटी इंस्पायर हो, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जी का मतलब यही था कि जब जब देश और सरकारें लड़खड़ाएं तो साहित्यकार उसको संभालें। ठीक है, अभी 4 लाइनें तो आप लोग गिनिएगा मत, 4 लाइनें में मैं कुमार विश्वास जी को सुनती हूँ, तो मैं 4 लाइनें उन्हीं के सुनाऊंगी। हाँ, मैंने आज प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये रोमांटिक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है ना? अच्छा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। ठीक है, थैंक यू। अब तो चीजें वायरल हो रही, हमें अब हाँ, वर्ड आया ना वायरल। वायरल, हाँ, हाँ। ये उस वक्त हम लोग शायद स्कूल में थे, उस टाइम वॉइस नोट आया था ये, हाँ, जो उन्होंने कहीं दिल्ली IIT में कहीं सुनाया था, हाँ, हाँ, और वो वायरल हुआ वो था। बहुत ज्यादा, और ये सारे यूथ को तो सबको लर्न है ना, हाँ सबको, हाँ तो बहुत बाद में हाँ। पहली बार जब वो दिल्ली आंदोलन में आए तो माधुरी रावत जी ने बोला, वो लोग सुनते रहे। हमने लिटरली हाँ मेन सर्किल में कुमार विश्वास पॉपुलर नहीं था, हाँ, महिलाओं के सर्किल में पॉपुलर था। हाँ। तो मैं जिससे बोलूं कि हम हाँ। अच्छा बन गया, हमने तो सुना नहीं, मतलब कि हम तो और हमने ना देखा नहीं था, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र नहीं दिखा था, ये बस ऑडियो सुना था ये वाला। हाँ। एक्चुअली क्या है ना, वो रामायण महाभारत ये सब भी सुनाते रहते हैं, आपने देखा होगा प्रवचन वगैरह भी आजकल करने लगे हैं तो बहुत पॉपुलर हो गए ना, तो इसलिए मैं उनको सुनती हूँ। हाँ हाँ, अपने अपने, तब से वो तब पहले वायरल हिंदी हाँ हाँ, अलग लेवल पे ले गए। को बचा रखा है। अच्छा, उन्होंने ना हम जैसों से भी बचा रखा है, सही बात है ना। मतलब हम जैसा अगर बढ़ गए ज़्यादा, मतलब सीरियस लोग तो अपना काम जो करते हैं वो तो अलग ही लेवल का होता है। हाँ जी, तो अब कौन आना चाहेंगे? हम चाहेंगे। बस सुनाने के लिए चुटकुला तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मुझे जो सेल्फ एम्पावरमेंट की मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मैं बहुत शाय और क्लास में पीछे बैठने वाला बच्चा था, आता था पर बोलने में संकोच थी, और 17 साल की उम्र से पहले तो मेरे को किसी भी क्लासमेट ने रेयरली ही कभी फॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग करते हुए सुना। लेकिन मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि जब आप अपना मजाक उड़ाना, जैसे मैं बहुत पतला था तो लोग मेरे पतले बन का बहुत मजाक उड़ाते थे कि मेरे पिताजी मुझे प्यार से मच्छर बोलते थे, बच्चों को कोई कहते हैं, बहुत पतले थे। तो क्लास में मैंने 6 से लेकर 12th तक कभी भी निक्कर और बुशर्ट नहीं पहनी, क्योंकि मेरे हाथों का पैरों का मजाक उड़ता था बहुत कि यार तो वो आ गया बस। तो मैंने फिर मेरे को डर लगने लगा धीरे धीरे। लेकिन फिर मेरे को 12th के बाद एक दिन ऐसा महसूस हुआ, पता नहीं किसी दिन कोई, कि हमने फिर खुद अपना मजाक उड़ाना चालू कर दिया। तो जब आप अपना मजाक उड़ाने में कंफर्टेबल हो जाते हो, कोई भी तुम्हारे साथ, देखो शुभम मेरे से इतना छोटा, लेकिन शुभम के साथ मेरे जोक के लेवल वही रहते हैं जैसे कि मेरे पांथरी के साथ रहते होंगे, ऐसा इससे हम दोनों कंफर्टेबल रहते हैं। तो जिस दिन आप सेल्फ रोस्टिंग को आराम से एंजॉय कर लेते हो तो उस दिन आप अपने कंफर्ट जोन बना लेते हो, नहीं तो लोग बहुत गैप बना के चलते हैं, उससे अपने लिए दिक्कत है। तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा सेल्फ एम्पावरमेंट ये है कि अपने को पर जोक झेलना, अपने पर जोक बनाना और अपने इस सब चीज़ों को रख के खुले रहना। जितना आप खुले रहोगे उतने फिर दुनिया आसान भी रहती, और हंसना मुस्कुराना नहीं चाहिए। अगर उसमें बंदिशें लगाओगे भाई सौरव ने कैसे मजाक कर लिया और उसने मेरा नाम नहीं लिया मंच से, तो संकट हो जाएंगे ज़िंदगी में।
तो लाइफ को इजी नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, तो लाइफ आसान रहती है। तो बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, जितना इजी रहो लाइफ आसान रहती है। और लाइफ की जर्नी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि आप उसको आसान करते हुए चलो, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं उम्र बढ़ रही है तो गैप पड़ रहा है, मुश्किल है, तो इतना ही बारा। बाकी शुभम जी इस हाँ, तो योगेश जी हमारे साथ हैं और योगेश जी भी मैं देखता हूँ कि ये वीडियोस बनाते हैं, अच्छा बोलते हैं, काम वाले, सीरियस वाले। हाँ जी, अगली बार नहीं, अगली बार का तो फिर अगली बार होता है। देखो मैं भी तो बोल ही रहा हूँ ना, मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा अभी यहाँ खड़े होके, इतना कुछ तैयार करने के बाद भी, लेकिन बोल रहा हूँ मैं। तो योगेश बोलना चाहोगे प्लीज? योगेश शूट करना। सभी को नमस्कार। उसमें मुझे गाने और कविताएं अभी ध्यान तो नहीं आ रही, ना मैं गाता हूँ, बस ये 2 लाइनें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस मैं थोड़ा जो मैं धात से जुड़ा उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। मैं धात से 2022 में जुड़ा, लगभग आज 4.5 साल हो गए हैं। ये मतलब जो मेरा जुड़ने का जुड़ रहा वो सोशल मीडिया ही रहा। उस टाइम पे पोस्टर जाते थे सोशल मीडिया पे, तो मैं उस टाइम पे रिसेंटली फेसबुक चलाता था, तो हरेला करके कार्यक्रम चल रहा था और घी संक्रांत, तो उसमें एक पोस्टर थी और उस पर नाम और फोटोज़ वाला ऐसा कुछ था। तो मुझे भी अच्छा लगा और मैंने व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपनी फ़ोटो शेयर कर दी। तो उसके 2 दिन बाद मुझे मेरा पोस्टर मिल गया, तो मेरे को अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया, मतलब बात की उस नंबर से, तो ऑफिस से ही किसी से मेरा संपर्क हुआ, तो उन्होंने बताया। और फिर जब मैं देहरादून आया घर से, फिर उसके बाद मैंने कॉल किया, तो मेरा कॉल रिसीव तनवर सर ने किया। शायद वो शाम के समय यहीं स्मृति वन आ रहे थे, तो मैंने कहा सर मुझे भी आना है, मुझे भी जुड़ना है। तो उन्होंने बताया मुझे और फिर रायपुर चौक तक मैं आया पैदल। फिर उसके बाद सर ने मेरे को वहाँ से पिकअप किया और फिर मैं यहाँ आया बस। फिर उसके बाद सर ने मुझे यहाँ के बारे में बताया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा धात के बारे में। रिसेंटली जब मैं स्कूल लाइन में था, तो मुझे जो ये संस्था काम कर रही है धात की, मुझे कल्चर से मतलब जुड़ाव था और खान पान जो भी रहता है अपने पहाड़ का, उससे मुझे लगाव था। मैं सोचता था कि भविष्य में शायद मैं कभी कुछ कर पाऊँ इस तरह इस क्षेत्र में। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में पहला ऐसा एनजीओ देखा या ऐसी टीम देखी जहाँ पर मुझे पूरे उत्तराखंड के लिए काम करने के लिए सीखने को मिला और देखने को मिला। और ये एक वैसा है कि अभी तक रिसेंटली चलते रह रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। और एक छोटी सी, जैसे हम वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, हम स्कूल टाइम पे बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, लेकिन बहुत कम होंगे जिनके पेड़ आज तक वहाँ पर हो, क्योंकि कभी स्कूलों में आग लग जाती है और घास फूस जानवर खा देते हैं। लेकिन जो ये स्मृति वन है, यहाँ पर पेड़ों की मेंटेनेंस होती है, पेड़ों की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है, जो कि आज आप देख रहे होंगे यहाँ इतने बड़े पेड़ हैं। तो यही है कि पर्यावरण के लिए आप अगर कोई पेड़ लगाते हो तो उसकी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मुझे धात में देखने को मिला और सुनने को मिला। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए धन्यवाद। तो योगेश हम सब में सबसे युवा थे, अब निश्चल भी आ चुके हैं। तो मैं पर्सनली अपने से छोटों से काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, नहीं बड़ों से भी। और ये तो चलो जो लोग हैं वो काम करते हैं, सोच रखते हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी योगेश से मैं मिलता भी हूँ, उसकी ऊर्जा एक अलग ही होती है। हाँ, बहुत एनर्जेटिक, हर चीज़ की उत्सुकता वो बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मैं थोड़ा सा शांत भी हो जाता हूँ कि वो सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, होना भी चाहिए कुछ। हमारे पास सिर्फ विश्वास जी नहीं है जो माइक पकड़ लेते हैं, शुभम भी हैं जो माइक छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। चलिए, इसी बात पे शुभम जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा। मैं कुछ नोटिस कर रहा था बहुत देर से। शुभम ने पहले बोला मेरी महिला मित्र, ठीक है, फिर कहा कि मैं बड़ा, मुझसे छोटे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है शुभम जी हमारे साथ सबसे बड़े युवा, अब उम्र के हमारे साथ शुभम है। ये बात फिक्स हो गई है अब से, ठीक है। युवा सबसे बड़ा युवा शुभम, डन। चलिए, तो हम लोग आज मौजूद हैं, ओपन माइक हमारा हो चुका है। हाँ, हम ही खेलेंगे, है ना। तो हम थोड़ा सा गेम करते हैं, है ना। पता है हम लोग म्यूजिकल चेयर खेलते हैं,
बट क्योंकि हमारा जो आज का थीम है वो हरेला पे है, हरेला वॉक, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी आए, तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हुए इसको हमने कर दिया है म्यूज़िक। तो आज हम खेलेंगे म्यूज़िकल ट्री। तो सबको आमंत्रण है, सीधा स्टेज पे आ जाए, यहीं पे हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ? अरे क्या नाम है, कनेक्ट कर लो, गाना वो ना म्यूजिकल शुभम के फोन पे हो जाएगा। नहीं इतना दूर मत करो, इसको ना मैं कह रहा हूँ ऐसे में कर लेते हैं, इधर इधर कर लेते हैं। 8 है ना ये, 8 हो गए सर, हो गया नाम 2 साथ ही रखो। पहले में सब घूम लेते, कोई बात नहीं। कॉर्नर घूमना है, जिससे गाना रुकेगा तो हमें क्या करना है, हमें इस प्लांट को ऐसे उठाते हुए इसको ऐसे करते हैं। जिसने ऐसे कर दिया कई सीट रिजर्व हो गया, बाकी जिसका रिजर्व है वो आउट है। हाँ मतलब देखो आई हैड टू बी देखो मुझे फेयर होना, मुझे ऑर्डर मुड़ के बजाना था, ताकि ये ना होना कि मैं देख के और पास में कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, इसलिए मुझे मुड़ के बजाना था। चलो तालियां मैम, तालियां। विनर 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 सबसे फिट नाम भाई एआई से ट्रॉफी बता दो है। प्लांट ही ट्रॉफी है, जब हम प्लांट कहाँ जाओ, इधर आ जाओ। नीलेश सर की फरमाइश पे, ठीक है? तो हमारा था इसके बाद हु एम आई, ठीक है, जिसमें हम टीम रुद्राक्ष, टीम कनेरी, ठीक है? चलो टीम कनेरी एंड टीम रुद्राक्ष। तो सबसे पहले टीम रुद्राक्ष जो है एक कैरेक्टर को अपना चूज करेंगी। आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या है, और वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में कि वो जानवर क्या करता है। आपको उसका नाम नहीं बताना है। सपोज वो बोलता है कि जगह जानवर जंगल में रहता है, तो आप बोलेंगे यस, नहीं रहता तो नहीं। इस तरीके से आपसे भी 5 सवाल ये पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो आपको उनको गैस करना होगा कि वो एनिमल क्या है, ठीक है? आप गलती से भी नाम नहीं देंगे एनिमल का कि एनिमल क्या है, वो आप मेरे को बताएंगे। हाँ हाँ चिकड़ी ऐसा बड़ा सा होता है जो गोबर खाता है। ठीक है, समझ गया। हाँ मैं समझ गया, हाँ ठीक है, ओके। टीम से नहीं, दोनों आएंगे साथ में यार, एक इधर से एक उधर से, तभी तो पता चलेगा पहले कौन बताता है। तूने गेम ही नहीं कहा था, वो तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है एट अ टाइम, तो ये बात हुई है। हाँ। तो ठीक है, नाम क्या इससे बोल लो। ओके ठीक है, ठीक है। तो आप लोग सवाल अर्चना से करेंगे और आप सवाल, लेकिन एक बार में सिर्फ एक क्वेश्चन आप सवाल नीलेश से करेंगे, ठीक है? पहले एक एक सवाल का जवाब होगा इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं टीम कनेरी से। तो पहले आप सवाल करिए टीम रुद्राक्ष से। वाइल्ड और डोमेस्टिक? वाइल्ड। आप पूछो, आप हमसे पूछो। एक बार में एक खड़ा होता है, तो वो जैसे वो मुझे पूछते हैं वो गैस करेंगे, उसका इनका हो जाएगा, तो एक एक जानवर। नहीं साथ साथ ही होता है ना, एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन इधर, तो जिसका पहले आ गया। मतलब मैं आंसर दे सकता हूँ ना कि क्या जानवर है। हाँ हाँ बाद में। वाइल्ड है, ये भी कंफ्यूज है भैया। नहीं पर कोई रख लेता है घर पे, पर वैसे वाइल्ड है, वाइल्ड एनिमल है। सवाल टीम कनेरी सवाल है, टीम कनेरी सवाल। तो मुझे लग रहा है अभी गैस नहीं कर पाए, तो 2 क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, है ना? तीन और बस, चलो 3 और। टीम कनेरी तुम्हारा हमें पूछना, तुम्हारा जन्म वो है मांसाहारी है शाकाहारी? टोटल मांसाहारी, टोटल मांसाहारी, टोटल। टीम रुद्राक्ष मैं हाँ एक सवाल है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ये जो जानवर है, ठीक है, सोचो ये कुत्ते की फैमिली का, बिल्ली की फैमिली का है? ना कुत्ते की फैमिली का है ना बिल्ली की फैमिली का। इसको पालते हैं कुत्ते की फैमिली का, नहीं बिल्ली की फैमिली का। नहीं टीम कनेरी ये स्तनपाई जी। टीम कनेरी इनका सोचो तो मुझसे वो पालते हैं ना चूहे हुए, का ग्रे कलर का था और 1 फुट का था। बिल्ली तो नहीं है, बिल्ली तो नहीं है। तुम इसी टीम में हो। हाँ क्वेश्चन उनका है। चलता है, धीरे चलता है या रेंगता है, क्या करता है? रेंग लेता है। अरे वो बड़ी सी छिपकली को क्या बोलते हैं, जिसकी जीभ बाहर होती है, ड्रैगन। टीम रुद्राक्ष लास्ट सवाल पूछो। हाँ लास्ट सवाल मेरा ना, क्या उसको रोडेंट बोलेंगे या फिर मतलब रेंगता हुआ रोडेंट, या फिर वैसा बड़े पैरों वाला जानवर? रेंगता वही बोलेंगे तुम। टीम कनेरी लास्ट सवाल आपका। गुआना है आपका? ये इसका सवाल है, क्या उसे खाया जा सकता है कि? कभी भी नहीं। वो खा लेगा, है ना?
अरे वो ड्रैगन क्या था वो? वही है ना। इन्होंने गैस भी किया था पहले, वो ठीक था, है ना। तो टीम के लिए जोरदार तालियां। और हमारा जानवर कछुआ था। कछुआ था। हमारा गोलू चलिए बहुत अच्छा रहा, आप सब आए हैं, बहुत अच्छा लगा।